गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिपॉजिट के चैप्टर में है। पिछली बार लास्ट लेक्चर में वी हैड सीन व्हाट ऑल आर नॉट डिपॉजिट्स। वहां पे हम लोगों ने काफी टाइम दिया था एंड वी अंडरस्टूड जो भी पैसा मिला बाय वे ऑफ एडवांसेस और लोन्स और एनी नेम कॉल्ड डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट है अनलेस दे आर एग्जेम्प्टेड। तो हमने बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पशंस के लिस्ट देख लिए, रूल्स देख लिए कि विच वर नॉट डिपॉजिट्स। यस, आगे बढ़े हम लोग। ऑलराइट, तो 73 एंड 76 हमको पता है कि दो टाइप की हमारी कंपनीज है, जहां पे 73 के हिसाब से यू कैन टेक डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स और 76 के हिसाब से बच्चों कैन टेक डिपॉजिट आल्सो फ्रॉम नॉन मेंबर्स, मतलब पब्लिक। क्लियर है? आगे बढ़े। तो कौन सा रिस्क है थोड़ा ज्यादा? जब पब्लिक से लेते हैं तो थोड़ा रिस्की ज्यादा है कंपनीज, मतलब हर एक के लिए वहां पे कंप्लायंसेस भी ज्यादा है। ओके, मेंबर्स से लेते हो कोई टेंशन नहीं है। 73 प्रोहिबिशन, मतलब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। किसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं चेक करना। नो कंपनी शैल इनवाइट, एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर ऑफ द एक्ट। मतलब तुम पब्लिक को बिल्कुल भी ऑफर नहीं कर सकते हो विदाउट फॉलोइंग द रूल्स प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट। एक्सेप्शंस ध्यान देना, इंपॉर्टेंट। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। बैंकिंग कंपनी को समझते ही है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जहां पे फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा दे गिव द फंडिंग। तो तुम्हारा हो गया एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इनको बच्चों सेक्शन 73 एप्लीकेबल ही नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीन टाइप की कंपनीज को चैप्टर ऑफ डिपॉजिट्स ही एप्लीकेबल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुमको समझा कि नहीं समझा? फटाफट बताओ, एवरीवन में चाहिए तो डालो मैसेज। ऑल ऑफ यू टेल मी। ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है, मतलब क्या? ध्यान देना। दे कैन, अब ये बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी और एचएफसी क्या कर सकती है? इनवाइट, एक्सेप्ट, रिन्यू डिपॉजिट कर सकती है फ्रॉम पब्लिक, बिना ये सेक्शन या फिर बिना ये चैप्टर को भाव दिए हुए। कुछ समझा कि नहीं एवरीबॉडी? क्योंकि उनका तो भाई मेन काम ही वही है ना। उनका तो बच्चों भाई मेन काम ही वही है, लोगों से पैसे मतलब डिपॉजिट ले सकते हैं। है, इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। ये चैप्टर किनको एप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग, एनबीएफसी एंड एचएफसी को। क्लियर लिया? तो उसके अंदर के जितने भी रूल्स कंडीशन हम लोग ने देखे बच्चों, बैंक को एप्लीकेबल नहीं होते हैं, फाइनेंस कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होते। चलो बाकी आगे बढ़े हम लोग। चलो, कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स by fulfilling all of the following conditions. Okay, ready? चलो, तो स्पेसिफाइंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिपॉजिट्स अग्रीड अपॉन कंपनी एंड इट्स मेंबर। तो उनको टर्म्स और कंडीशन डिफाइन करने पड़ेंगे, वो ठीक है। रजिस्ट्रेशन पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, तो भी ठीक है, कुछ खास नहीं। देन लेट्स टॉक अबाउट एडवर्टाइजमेंट। इशुएंस ऑफ अ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट टू इट्स मेंबर्स। हम लोग किससे बच्चों ले रहे हैं डिपॉजिट? मेंबर्स से ना। तो मेंबर्स को हमने एडवर्टाइजमेंट दिया, और एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या रहेगा? इंक्लूड डिटेल्स ऑफ कंपनी एंड एग्जिस्टिंग डिपॉजिट, कितने अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास है, कंपनी का क्रेडिट रेटिंग, फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट ऑफ ड्यू डिपॉजिट कितना अभी भी पेंडिंग है इन डीपीटी 1। तो ये फॉर्म याद करो बच्चों, और मैंने वो गूगल ड्राइव पे डाल दिया है पेज। ओके, वो लिंक डाल दिया है मैंने ऑफ ऑल दी फॉर्म्स टुगेदर। यस चलिए, तो गूगल ड्राइव पे जाके देख लेना वो यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट फॉर बाय योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, मैंने सभी फॉर्म्स को बच्चों एक साथ वो पीडीएफ डाल दिया है। ऑलराइट, सो इशू कैसा किया जाएगा बच्चों? एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर डीपीटी 1 मेंबर्स के लिए। देन रूल 4, कंपनी शैल इशू सर्कुलर टू ऑल इट्स मेंबर्स। कैसे जाएगा बच्चों? ऑल मेंबर्स को जाएगा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। मतलब यहाँ पे आर वी गिविंग प्राइवेट प्लेसमेंट बच्चों? नहीं, बट मेंबर्स को ही दे रहे हैं ना। तो जब देंगे तो सबको ही देंगे हम लोग ऑफर। मतलब कंपनी को पैसे चाहिए, तो ऐसा नहीं कि दो तीन लोगों से ही ले रहे हैं हम लोग। ओके, तो हम डिपॉजिट का ऑफर सबको दे रहे हैं, सबको मतलब सबके अपने मेंबर्स को सभी को। सो ऑल ऑफ हिज मेंबर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद अटैचमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा और इलेक्ट्रॉनिक मोड आल्सो इन डीपीटी 1। सेम थिंग, एडवर्टाइजमेंट बच्चों कम सर्कुलर। ओके, द सर्कुलर टू बी पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज in English newspaper and in English newspaper, and obviously vernacular language in vernacular newspaper in the state where the office is situated. Then statutory auditors report will be attached to DPT 1। बच्चों देखो यहाँ पे सब फिर से प्रोस्पेक्टस के आगे का ही चैप्टर है।
कैपिटल के भी आगे का चैप्टर है, मतलब फिर से हमें कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो मेंबर से ले रहे पैसा। तो इट इज इन अ वे लाइक प्रॉस्पेक्टस ओनली ना, इशूइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के लिए हम लोग ऑफर दे रहे थे, बराबर है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के लिए हम लोग ऑफर दे रहे थे, अब हम डिपॉजिट के लिए ऑफर दे रहे हैं, तो हमको भी हमारे डिटेल्स फिर से देने ही पड़ेंगे, इवन इफ हम मेंबर्स को दे रहे तो भी हमको सब हमारे डिटेल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट बच्चों विल बी अटैच्ड टू DPT-1, पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट में रहेगा क्या, स्टेटिंग company has not committed default in repayment of deposits or in the payment of interest on such deposits accepted either before or after commencement of the act। मतलब 2000 पहले के भी कोई भी एक्ट, 2013 के पहले भी कोई डिपॉजिट लिया रहेगा या उसके बाद भी कोई भी डिपॉजिट लिया रहेगा, तो कभी भी कंपनी ने उसके ऊपर डिफॉल्ट नहीं किया है, नॉट ऑन द प्रिंसिपल एंड नीदर ऑल्सो ऑन द इंटरेस्ट। इफ डिफॉल्ट अगर कमिट किया है, ओके, इफ डिफॉल्ट कमिट किया है, a certificate by statutory auditor that 5 years have elapsed since date of making the default good। कुछ बात समझी, दो तीन जगह बच्चों तुम्हारा कूलिंग पीरियड अच्छा आ जाता है लॉ में, है ना, कि अगर तुमने नॉन कंप्लायंस किया है तो यू आर नॉट अलाउड टू इनवाइट फॉर डिपॉजिट, बराबर है। पर वेन एवर यू मेक गुड द लॉस, है ना, मेक गुड द बच्चों द डिफॉल्ट, तुमने रेटिफाई किया, प्रिंसिपल रीपे किया, इंटरेस्ट पे किया अलॉन्ग विद एडिशनल इंटरेस्ट, तो बच्चों उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड है, समझा कि नहीं समझा। दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ सीइंग कि हाँ यहाँ पे कूलिंग पीरियड था, क्लियर एवरीबॉडी। देन such circular to be is to be issued in the name of board, मतलब नीचे तुम्हारा in the as per the you can say authority of board of directors, and such circular or advertisement is valid up to 6 months from the end of the financial year in which such circular is issued, or AGM date अगर AGM हुई तो, या फिर AGM due date whichever is earlier। A fresh circular or advertisement shall be issued in each succeeding financial year to invite deposits during that financial year। तो तुम्हारा जो भी बच्चों सर्कुलर फिर एडवर्टाइजमेंट है, एक बार को तुमने सब उसमें डिटेल्स वगैरह भरे, तो उसका एक वैलिडिटी पीरियड होता है कितना, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, और यू कैन से एजीएम ड्यू डेट। पर मुझको पता बच्चे एजीएम ड्यू डेट, तो एजीएम ड्यू डेट तुमको भी पता है ना, एजीएम ड्यू डेट बच्चों तुमको भी पता है 6 मंथ्स पर ही आता है, isn't it everybody? तो 6 months from the end of the financial year in which such circular is issued, yes। और एजीएम डेट अगर हुई तो ठीक, ओके, और एजीएम नहीं हुई तो एजीएम की ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, डन। स्टार मार्क इधर करो। फाइलिंग कॉपी ऑफ सर्कुलर विद आरओसी एट लीस्ट 30 days बिफोर द डेट ऑफ सर्कुलर, करेक्ट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्कुलर। अपने मेंबर को बच्चों देने की पहले, सबसे पहले तुमको ये तो बहुत बार पता है, हमने प्रोस्पेक्टस के टाइम में भी देखा था, क्या देखा था, पहले आरओसी के साथ फाइल करेंगे फिर हम लोग पब्लिक को देंगे, बराबर है। तो यहाँ पे भी हम लोग मेंबर को देने के पहले आरओसी के साथ सबमिट करेंगे एट लीस्ट 30 days बिफोर। बच्चों पैसे का मामला है पूरे चैप्टर में, तुम पैसे ले रहे हो भले मेंबर से ले रहे हो तो भी, है ना, इसलिए। देन स्टार मार्क यहाँ पे हमने डिबेंचर के टाइम में भी देखा था 71 में, डिपॉजिटिंग सच सम which shall not be less than 20% of the amount of its deposits maturing during the financial year and kept in a scheduled bank in a separate bank account to be called as deposit repayment reserve account, है ना, by 30th of April every year। Such amount of deposit it should never fall below 20% of the deposits maturing during the financial year। कुछ बात समझी कि नहीं। अब बच्चों तुम हर साल डिपॉजिट दोगे मतलब तुम हर साल डिपॉजिट लोगों से लोगे, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे डिपॉजिट तो तुम्हारे मच्योर भी तो होंगे हर एक साल में। तो तुम्हारे करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी मच्योर होने वाले हैं, वो सभी अमाउंट का 20% मिनिमम बच्चों तुमको इन्वेस्ट नॉट इन्वेस्ट अलग निकाल के रखना है बाय 30th अप्रैल। ये बात समझी कि नहीं समझी, एनी प्रॉब्लम टिल हियर। मतलब मान लो मेरे कुछ पहले फाइनेंशियल ईयर्स के 2021 के हैं, 21-22 के हैं, और बच्चों 22-23 में है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, है ना, तुम्हारे 100 करोड़ के डिपॉजिट मच्योर होने वाले हैं, मतलब हमारा इतना आउटफ्लो का लायबिलिटी आने वाला है क्रेडिट ईयर। तो एज ऑन 30th April 22 मेरा 20 करोड़ बच्चों का अमाउंट अलग से एक अलग बैंक अकाउंट में विद द शेड्यूल्ड बैंक के साथ वो पैसा जाएगा, कॉल्ड एज डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, है कि नहीं। और फिर ये अकाउंट में कभी भी वो 20% से कम में बैलेंस नहीं जाना चाहिए, है ना बच्चों, क्लियरली एवरीबॉडी, इज इट ओके, ठीक है ना।
was it something similar than your like your deposit repayment reserve account? सिमिलर था बच्चों, वहां पे 10% था और फिर तुम्हारे कुछ बाकी के भी लिमिट्स थे। आगे बढ़ते, ठीक है बच्चों। अपॉइंटिंग अ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिट, इधर भी लगाना पड़ेगा। ओके, चलो। 73(2)(e), certifying that company has not defaulted in repayment of deposit, payment of interest, ठीक है। Prohibition on accepting further deposit would apply indefinitely only to a company that has not rectified ना or made earlier defaults good। कुछ समझा क्या? मैंने तुमको ऊपर दिखा है यहाँ पे 5 years का तो तुम्हारा कूलिंग पीरियड होना चाहिए। 5 years आफ्टर मेकिंग गुड द डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट पेमेंट करने के बाद, जहां पे भी तुमने डिफॉल्ट हुआ है तुमसे, उसका पेमेंट करने के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड है। मतलब जब तक डिफॉल्ट चल रहा है, अगर अभी भी आज की तारीख में तुम्हारे पास ड्यू है, पागल है क्या? एमसीए अलाउ भी नहीं करेगा तुमको बिल्कुल भी। तुमने अब तक अपना पहला कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया, नया क्या बकरा काट रहे तुम लोग? इज इट ओके बच्चों? लॉजिकल कंप्लीटली? तो इम्पॉसिबल है ये, दिस इज टू बी अंडरस्टूड नॉर्मली, लॉजिकली। एंड विल यू बी एबल टू टेल मी, जस्ट वन क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं तुमको पूछ रहा हूँ। अगर डिपॉजिट पेमेंट पेंडिंग है, मतलब डिपॉजिट ड्यू है अनपेड, इसका कुछ इम्पैक्ट और कोई चैप्टर में आता है क्या कि आपको ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है? एनीबॉडी? किसी को कुछ याद आ रहा है? और शुड आई टेल यू क्विकली? ये समझ, ये तो तुम्हारा ये डीवीआर में आएगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में शायद है वहां पे, ठीक है। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज थिंक, मतलब तुम्हारा इंपॉर्टेंट उसमें और इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा? डिविडेंड वाला, डिविडेंड। ओके एवरीबॉडी, कुछ बात समझी क्या? अगर तुम्हारे डिपॉजिट ही पेंडिंग है, तुम लोगों को ही पैसे नहीं दे रहे हो, तो तुम खुद को क्या पैसे दे रहे हो मेंबर्स को? इन मैनर ऑफ डिविडेंड, समझा? तो डिविडेंड में भी बच्चे तुम्हारा क्या बोलते हैं, ब्लॉक लॉक लग जाता है कि भाई डिविडेंड अभी नहीं पे कर सकते इमीडिएटली। ऑल ओके लिया, बड़ो में आ गए? ऑलराइट, ये बात समझी ना? इफ अर्लियर डिफॉल्ट्स आर मेड क्लियर अलोंग विद इंटरेस्ट, कॉमन सेंस, अलोंग विद इंटरेस्ट यार, it should be it should will be allowed to accept further deposit बच्चों after the period of 5 years from the date of making the default good। 5 year कूलिंग पीरियड, प्लीज तुम्हारे नोट्स में, तुम जो भी नोट्स यूज करते हो प्लीज वहां पे लिख देना 5 year कूलिंग पीरियड। 5 year का कूलिंग पीरियड, समझे बच्चों? और ओके लिया, बोलो हाँ। एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इफ एनी, just like your debentures बच्चों can be secured and unsecured, similarly deposits बच्चों can also be secured or unsecured, है ना? तो providing security if any for the due repayment of the amount of deposit। देखो, मान लो मैंने यहाँ पे 2 year का डिपॉजिट इशू किया, है ना? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2021 का, ये वाला एग्जाम्पल में क्या था, मैंने 2 year का डिपॉजिट इशू किया था कब? 2021 में। देन मैंने 21-22 में 1 year का कोई डिपॉजिट इशू किया है, बात समझ रहे हो ना? डिपॉजिट इशू किया मतलब क्या? डिपॉजिट लिए लोगों से, इज इट ओके? अब व्हाई एम आई मेकिंग अप दिस एग्जांपल? इसका भी मैच्योरिटी यहाँ पे आ रहा है और इसका भी मैच्योरिटी यहाँ पे आ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल नाउ? तो माय पॉइंट इज हियर कि 22-23 में अगर फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमारा टोटल आउटफ्लो बनेगा लायबिलिटी ₹100 करोड़, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि मेरा डिपॉजिट्स प्लस मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का मेरा आउटफ्लो होने वाला है 100 करोड़ का ड्यूरिंग द ईयर। मैच्योरिटी डेट पे मुझको पे करना पड़ेगा ना। सो बाय 30th April, दैट इज बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, बाय 30th April मुझको मेरा जितना भी लाइबिलिटी बनेगा फॉर द करंट ईयर, उसका एटलीस्ट 20% मुझको अलग निकाल के रखना पड़ेगा इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, इन अ शेड्यूल्ड बैंक। दैट बैंक अकाउंट इज कॉल्ड एज डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, है ना? ठीक है एवरीबॉडी, सिंपल लियो, आगे बढ़े हम लोग। ऑलराइट, तो मैं कह रहा था यहाँ पे बच्चों, जस्ट लाइक डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, इवन डिपॉजिट्स बच्चों कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। Providing security if any for the due repayment of the so and so, including creation of charge, okay, on the property or assets of the company। कॉमन सेंस, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट दे रहे हो मतलब तुम तुम्हारे प्रॉपर्टी पे तो बच्चों ये कर रहे हो ना, चार्ज क्रिएट कर रहे हो। यस चलिए, नाउ लुक एट द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 9 नॉट एप्लीकेबल
टू अ प्राइवेट कंपनी। तुम्हारे पास है बच्चों, आई थिंक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देख लेना एक बार। ओके, क्या क्या मैटर है ये सब, मतलब कौन से वाले, ये एग्जाम्पशन है ना, इन अ वे एग्जाम्पशन है। सी, कॉमन सेंस है, कौन से कंपनीज मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, प्राइवेट कंपनी भी एंड पब्लिक कंपनी भी। मेंबर्स से लेने के लिए बच्चों हर कोई का, हर कंपनी नॉर्मली कैन टेक डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है। तो उनको कंप्लाइंस करने पड़ते हैं, ये सब तो है। बट प्राइवेट कंपनी, छोटू कंपनी बच्चों, 2 लोग रहेंगे, 200 लोग रहेंगे मैक्सिमम, कितने लोग रहेंगे, पर अपने ही मेंबर से बच्चों डिपॉजिट ले रहे हैं, तो उनको इतना सारा कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं। कौन सा, इश्यूइंग ऑफ सर्कुलर, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर कॉपी, सर्कुलर इशू करने की जरूरत नहीं है, मान लो प्रॉपर्ली डीपीटी 1 वाला, वो आरओसी के साथ पहले ही सबमिट करो, उसकी भी जरूरत नहीं। डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, जरूरत नहीं। एंड कि हमारा अभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं था अब तक पिछले 5 सालों में, अगर उसको वो सीए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारे 4 एग्जाम्पशंस बनेंगे। क्लियर और नो एवरीबॉडी? सिंपल लियो। यस, आगे बढ़ो मैं। कब होगा ये बच्चों, ठीक है, रेडी? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है या नहीं है? ध्यान देना। डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, अभी बच्चों प्राइवेट कंपनी, आर नॉट मोर देन 100% ऑफ पेड अप प्लस एफआर प्लस एसपी है। ये पूरे चैप्टर में बच्चों तुमको दिमाग में वही बाहर कर लो, पेड अप प्लस एफआर प्लस एसपी है। ओके, बार बार तुमको यही अमाउंट दिखेंगे बहुत बार। सीलिंग लिमिट कितना रहेगा तुम्हारा, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सेक्रेटरीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो तुम जितना डिपॉजिट ले रहे हो बच्चों मेंबर्स से, या फिर ले लिया रहेगा, इन एनी केस टोटल आउटस्टैंडिंग इज नॉट मोर देन 100% ऑफ पेड अप प्लस एफआर प्लस एसपी है, ठीक है एवरीबॉडी। देन ये डिटेल्स तुमने आरओसी के साथ फाइल किए हैं कि भाई हाँ चेक करो हमारे पेड अप प्लस एफआर प्लस एसपी से ज्यादा नहीं हो रहा है, या फिर द कंपनी इज अ स्टार्टअप कंपनी, है ना। तो पहले 5 सालों में इनको बच्चों कोई भी, ये तुम्हारे जो पॉइंट्स है ना 4 5 6 9 वाले, ये एप्लीकेबल नहीं है। वाई? बिकॉज ओनली बिकॉज इट इज अ स्टार्टअप कंपनी। तो स्टार्टअप कंपनी बच्चों बहुत सारी जगह पे एग्जामेशन देखे रखे, पहले 2 साल 5 साल 10 साल के लिए देखे रखे हैं। ओके, सो इन स्टार्टअप कंपनीज बच्चों कैन टेक डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स विदाउट फॉलोइंग पॉइंट नंबर 4 5 6 9। अंडरस्टूड? उनको कंप्लायंस की जरूरत नहीं है। या फिर ये तो और खतरनाक है बच्चों, देख लेना। ओके, ये तो और खतरनाक है। द कंपनी इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी। एंड आगे तो एसोसिएट भी नहीं, सब्सिडरी भी नहीं, होल्डिंग चलेगा, हाँ चलेगा, बट इस नोबडी कंट्रोल्स इन अ वे दिस कंपनी, मीनिंग वही है, नोबडी कंट्रोल्स दिस कंपनी। बात समझिए ना बच्चों? अब एसोसिएट भी नहीं है और सब्सिडरी भी नहीं है, ठीक है। एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट, लोन्स, बेसिकली लोन्स। चेक करो कितना खतरनाक फॉर्मूला बच्चा है, लोन्स बोरोइंग्स, ठीक है, आर लेस देन, और दे आर लेस देन, सो बच्चों बोरोइंग्स। ओके, ध्यान देना, हम क्या चेक कर रहे हैं, अभी लिमिट चेक कर रहे हैं, जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स है। ओके बच्चों, शुड बी लेस देन, ध्यान दो, लेस देन व्हाट, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ, लोअर ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 lakhs। मजा आया? विच एवर इज लोअर, सो ट्वाइस ऑफ, लोअर ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 lakhs। क्लियर है लियो? तो अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं तुमको दूं, एग्जांपल के लिए, पेड अप कैपिटल इज रुपीज मान लो 150 lakhs, मैं लैक्स में दे रहा हूं, ठीक है, समझा? तो मेरा बोरोइंग्स का हमको लिमिट देखना है। ओके एवरीबॉडी, सो लोअर ऑफ क्या होगा बच्चों, पेड अप कैपिटल या 50 lakhs, समझा कि नहीं समझा? लोअर ऑफ 150 lakhs और 50 lakhs, ऑब्वियसली बच्चों 50 lakhs। सो ट्वाइस ऑफ 50 lakhs करना पड़ेगा किसके लिए, अब बाहर आ गया मैं यहाँ पे, है ना, ट्वाइस ऑफ 50 lakhs इज योर 100 lakhs। तो उसको ये देखना है कि मेरा बोरोइंग्स बच्चों शुड बी लेस देन 100 lakhs, अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं तो, हाँ है ना। प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट एन एसोसिएट कंपनी,
एज वेल एज इट इज नॉट एन सब्सिडियरी कंपनी। हाँ या ना, समझा? इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस क्विकली, एग्जांपल फटाफट लिख सकते हो। पेड अप कैपिटल 150 लाख ले लो, ट्वाइस ऑफ लोअर ऑफ, तो पेड अप कैपिटल 50 करोड़ में दोनों में छोटा देखो, है ना? अपने एग्जांपल में 50, 150 लाख, 150 लाख एंड 50 लाख, कौन छोटा है? 50 लाख। विच एवर इज लोअर, ट्वाइस ऑफ लोअर ऑफ। ट्वाइस ऑफ लोअर कैसे आएगा ना फिर? बोलो। क्लियर हुआ? हम्म। सो ट्वाइस, ये यहाँ पे लिख देना, ये तुमको मैंने फॉर्मूला बना के दिया है। करेक्ट, एग्जैक्टली, वो तुम्हारा फॉर्मूला बना लो, उसको लिख लो। बोरिंग अमाउंट से कम होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ लोअर ऑफ पेड कैपिटल 50 लाख। आगे बढ़े। एंड ऑल्सो आगे भी और कंडीशन है, कंपनी इज नॉट डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग, इन रिपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स, है ना? तो इतना तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो ही तुमको बच्चे कुछ एग्जाम्पशंस मिलेंगे ये सब करने के, कि हाँ भाई ये नहीं किया तो भी चलेगा, है ना? कितना मगज मारी बच्चों, तुमको ये सब चीजें चेक करनी है। ये तुम्हारा कैलकुलेशन फिर से आएगा आगे, ओके? इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइवेट कंपनीज के लिए, ओके? इसको स्टार मार्क करो, इसके ऊपर डायरेक्ट, इसके ऊपर तो केस स्टडी डेफिनेटली बच्चों बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, ओके? वो आगे सेलिंग लिमिट में भी आएगा। आगे बढ़ू मैं। सो डीपीटी वन याद आ रहा है कि बच्चों? डीपीटी वन क्या था तुम्हारा? सर्कुलर। अरे हाँ या ना एवरीबॉडी? सर्कुलर, ओके? आगे बढ़े। देन however such monies are required, such companies are required to submit details of monies accepted in DPT3। सी DPT3 तो हमको भरना ही भरना है। DPT3 एज इट इज तुमको आगे आया, इट इज रिटर्न, RETURN, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो हमको डिटेल्स भरना ही है। हमको डिपॉजिट्स के कैटेगरी में पैसा आया, तुमको अपडेट तो करना ही यार उसी को, कि देखो भाई हमारे पास पैसा आया, ये डिपॉजिट है और ये डिपॉजिट नहीं है, हमको अपडेट तो करना ही है। नो नो बिग डील अबाउट इट। देन टाइम बाकी 73 एकदम टाइम पास। देखो क्या बोलता है, जितना जितना भी डिपॉजिट लिया एज पर टर्म्स एंड कंडीशन इंटरेस्ट के साथ रीपे करना है। देन वेयर कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन, देन अपील टू ट्रिब्यूनल बच्चों कैन बी मेड बाय द डिपॉजिटर। तो मम्मी के पास जा सकते हो अगर कंपनी ने बच्चों तुम्हारा डिपॉजिट रीपे नहीं किया तो, है ना? कोर्ट डायरेक्ट ये अच्छे काम करके दिया है कि नहीं? कोर्ट के पास डायरेक्टली जाने का। Then deposit repayment reserve account shall not be utilized for any other purpose with, फिर से कॉमन सेंस, वो जो पर्पस के लिए बनाया गया उसके लिए वो यूटिलाइज होगा। ओके, आगे बढ़ो मैं बच्चों। स्टार मार्क यहाँ पे। टेन्योर तुम्हारे बच्चों, टेन्योर कितना हो सकता है डिपॉजिट्स का? नॉर्मली 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स, उसके ऊपर नहीं। हाँ या ना? नॉर्मली 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स। तो 1 महीने का डिपॉजिट, 2 महीने का डिपॉजिट, 2.5 महीने का डिपॉजिट नहीं चलेगा। यस क्लियर? 4 साल का, 5 साल का डिपॉजिट नहीं चलेंगे। ओनली नॉर्मली 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स। क्लियर? इज इट ओके? देन कोई भी डिपॉजिट पेएबल ऑन डिमांड नहीं चलेगा। इट इज नॉट ए चेक, इट इज नॉट ए चेक कि भाई जब मन चाहा यू कैन गो एंड डिपॉजिट द सेम एंड टेक द मनी बैक, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियरली ऑल ऑफ यू, है ना? समझा? 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स प्लीज याद रखो। एंड देयर इज अ स्पेशल सिचुएशन यहाँ पे कि अगर तुम्हारा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट था फंड्स का, ओके, देन यू आर अलाउड कि तुम छोटे 3 महीने वाले, 4-5 महीने वाले अलाउ करो। रीपेबल आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। ओके, रीपेबल आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ। तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन का तुमको फंड का रिक्वायरमेंट था, दैट इज अलाउड विद इन 3 to 6 months इज ऑल्सो अलाउड इन स्पेशल केस। ओके, पर तुमको प्रूव करना पड़ेगा वो कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ही था। हाँ है ना? इनफैक्ट अच्छा ही है ना, ज्यादा डिपॉजिटर्स को ज्यादा टेंशन भी नहीं है, 4 महीने में पैसा रिटर्न आने वाला है ना? बट इंपॉर्टेंट इज दैट अमाउंट, जो भी तुम यूज करो, जो भी तुम छोटे अल्ट्रा शॉर्ट रिक्वायरमेंट के लिए जो भी तुम पैसा रेज करोगे थ्रू शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स,
दैट अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप प्लस एफआर प्लस एसपीए। ये पूरे चैप्टर में तुमको वही बात करना है, पेड अप प्लस एफआर प्लस एसपीए। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्लियर क्लियर। तो शॉर्ट टर्म से तुम जितना उठाने वाले हो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से, दैट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ पेड अप प्लस एफआर प्लस एसपीए। बात समझी? सिंपल क्लियर। बताओ फटाफट, ओके क्लियर, बोलो। ठीक है ना? ये टाइम पीरियड समझा कि नहीं समझा? 3 महीने से तो कोई भी स्कोप नहीं, छोटा 3 महीने से कम का तो कोई भी स्कोप नहीं है, 3 साल के ऊपर स्कोप नहीं है। ठीक है, अगला वाला एग्जांपल। ए मेंबर ऑफ कंपनी हैज डिपॉजिट 1 लाख with this company on 1st April 19 deposited. The earliest repayment date is, again I'm writing है बच्चों नॉर्मली, तो अपन उसको ज्यादा, अगर उनको स्पेशली करना रहा 3 to 6 मंथ तो बताएंगे तुमको। नॉर्मल बच्चों तुम्हारा क्या आएगा फिर बताओ मुझको? 1 सितंबर लेंगे अपन या 1 अक्टूबर? 6 मंथ्स, इज इट ओके एवरीबॉडी? और तुम्हारा फिर से फर्स्ट, लेट अस से अप्रैल 2021 22 2021 22। हाँ है ना बच्चों? जनरली इट शुड बी, नॉर्मली इट शुड बी 1 डे बिफोर, ऑनेस्टली वैसे देखा जाए तो, है ना? 36 मंथ्स है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू ओके लिया? क्योंकि 1 तारीख का भी इंटरेस्ट मिलेगा ना। देन जैसे तुम्हारे बच्चों ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, सिमिलरली यू कैन हैव ज्वाइंट डिपॉजिट होल्डर्स। ओके एवरीबॉडी, ठीक है ना? हम्म तो चेक करो यहाँ पे फिर से स्टार मार्क। कितने लोग एट ए टाइम डिपॉजिट होल्ड कर सकते हैं? ज्वाइंट होल्डर्स की बात करो, मैक्सिमम 3। क्लियरली ऑल ऑफ यू? सो वेयर डिपॉजिटर्स सो डिजायर, डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड इन ज्वाइंट नेम्स, चलेगा। ओके, बट नॉट एक्सीडिंग 3, with or without any of the clauses, jointly, either or survivor, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर। तो तुम्हारे अलग अलग कैटेगरीज के तुम्हारे बच्चों क्लॉजेस हो सकते हैं। अब ये सब क्लॉजेस का इंपॉर्टेंस क्या है? हाँ, आपने किसी को भी रिपे किया तो भी चलेगा, देन आपने सभी को रिपे करना चाहिए, या फिर जो जिंदा रह गया उसको रिपे करो, या फिर सभी को रिपे करो, एक तो वो जिंदा तो उसको करो, या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करो। कुछ बात समझी कि नहीं समझी? आई थिंक हम लोग पार्टनरशिप में भी करते थे, एज वेल एज किधर करते हैं हम लोग ये, इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी करते हैं। अगर एबीसी है तो सबको मिलेगा, पर बच्चों अगर वो ऑफ हो गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलेगा। समझा कि नहीं समझा बच्चों? बोलो, क्लियर लियो? हाँ ना? ठीक है, तो तुम्हारे से अलग अलग कैटेगरी के क्लॉजेस हो सकते हैं, तो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन तुम्हारा मेन ही है कि एट अ टाइम कितने लोग, व्हाट इफ नो रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज मेड एंड द मेंबर डजंट कंप्लेन टू ट्रिब्यूनल। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि डिपॉजिट रिपे नहीं हुआ और मेंबर भूल गया, या फिर मेंबर ने ट्रिब्यूनल को कंप्लेंट नहीं किया, तो वो चीज का क्या होगा? ओके, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आंसर दैट? या फिर कोई सोच रहा है कि इसका ये अमाउंट का क्या होगा? भूल गया तो भूल गया, ओके, व्हाट एल्स? हाँ, मतलब वो कंप्लेंट नहीं कर रहा है ना? ओके, व्हाट एल्स? अगर लीगली भी मान लो मेंबर भूल गया, मेंबर अब्रॉड चला गया, तो क्या होगा? इसका बच्चों इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? ये पैसा कंपनी फॉरवर्ड खुद के पास रख सकती है क्या? कहाँ पे ट्रांसफर होगा अमन? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट में तो पहले से ही हो चुका। अनपेड डिविडेंड अकाउंट होता है, अनपेड डिपॉजिट अकाउंट कौन सा तुमने नया खोल लिया? ओके, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट था ना वो तो। ओके बच्चों, इसका इम्पैक्ट आएगा, आईईपीएफ में जाएगा पैसा। आईईपीएफ में बच्चों पैसा जाएगा, आईईपीएफ में सेक्शन 125 में है तुमको, है ना? कि उसमें तुम देखोगे ना, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, ये डिविडेंड, डिपॉजिट, इंटरेस्ट का कुछ भी अमाउंट अपने पास एक्स्ट्रा पेंडिंग रह गया है, इट वाज ड्यू टू बी पेड, है ना? ड्यू था वो पे करना, रिपे करना,
पर कोई रीजन की वजह से कंपनी के पास ही रह गया है, करेक्ट, तो वो कंपनी को 7 साल के बाद वहां पे आईईपीएफ को ट्रांसफर करना पड़ता है ना? समझा बच्चों? तो उसमें तुम्हारा डिपॉजिट भी आता है, इट इज नॉट जस्ट डिविडेंड, मतलब वो चैप्टर में डाल के रखा है डिविडेंड के चैप्टर में, पर तुम देखोगे बच्चों उसके क्रेडिट्स, मतलब क्या क्या पैसा आ सकता है, तो उसमें बहुत कुछ आ सकता है जो भी कंपनी का खुद का नहीं है वो। एंड व्हाट इफ द कंप्लेंट डजंट डिस्क्लोज सच अमाउंट, तो कुछ नहीं कर सकते उसका अपन। अब देयर इज अ पेयर, देयर इज अ पे, फिर टीडीएस होगा, वो सब चीजें आएंगी ही आएंगी ना, वो थोड़ी ना तुम्हारा टैक्स फ्री इनकम है। आगे बढ़े, अपन जरा ये सोचेंगे कि सिलेबस में क्या है ना? अब वो एक्स्ट्रा नॉलेज, बाकी की चीजें एग्जाम में काम में फिलहाल तो नहीं आती ना बेटा, है ना? वो सब आर्टिकलशिप के लिए छोड़ दो, प्रैक्टिकल चीजें चलेगा। आगे बढ़े बच्चों हम लोग। एवरी एलिजिबल कंपनी, पहली बात तो एलिजिबल कंपनी तुमको देखे रखा सेक्शन 76 में। अगर मैं लिखूं बच्चों फिर से यहाँ पे, कैन आई कॉल इट एज पब्लिक कंपनी, बट नॉट जस्ट दैट, देयर आर दो चीजें थी, नेटवर्थ एंड टर्नओवर। कितने दिन में ट्रांसफर करना, हाँ वो तुम्हारा करेक्ट, आईपीएफ में 7 साल के बाद। ये तुम्हारा 100 और 500 था, कितना था बच्चों, बराबर या 100 1000 था? फटाफट बताओ। 100 एंड 500 था क्या नेटवर्थ 100, एंड टर्नओवर 500 था क्या, टू बिकम एन एलिजिबल कंपनी? वेरी गुड, तुमको याद रखना है ये सब चीजें, है ना? क्लियर लियो एवरीबॉडी? आगे जाओ मैं। एवरी एलिजिबल कंपनी shall obtain one at least once in a year credit rating for deposits accepted by it, and a copy thereof, or and a copy of the rating shall be sent with to ROC along with the return of deposits in form DPT3। हम लोग देखेंगे एज इट इज आगे। हर पब्लिक कंपनी को, हर तुम्हारी एलिजिबल कंपनी को बच्चों क्रेडिट रेटिंग लेना ही पड़ता है हर साल, और उसको हर साल एनुअल तुम्हारे डिपॉजिट रिटर्न के साथ सबमिट करना पड़ता है। ओके एवरीबॉडी, तुम पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो इसलिए 3 स्टार ईयर इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, न्यू, रिन्यूअल इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, इसके ऊपर प्रॉपरली बच्चों केस स्टडी बनता है, एमसीक्यू बुकलेट में है इसके ऊपर केस। टेल मी बच्चों, इंटर कंपनी डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट और नॉट अ डिपॉजिट? इंटर कंपनी डिपॉजिट्स, इट इज अ डिपॉजिट और इट इज नॉट अ डिपॉजिट? इंटर कंपनी, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। इंटर कंपनी डिपॉजिट आप बच्चों नॉट अ डिपॉजिट, है ना? एक्सेप्शन में था ना, याद आ रहा है ना बच्चों, है ना? आगे बढ़ो मैं, प्लीज इसको, ये टेबल को हमको बाहर करना, ध्यान देना। तो टेबल को मैंने कैसे बाइफरकेट किया, 73 2 एंड 76, 73 2 वाला कौन सा? दोज कंपनीज विच कैन टेक फ्रॉम मेंबर्स ओनली, यस चलिए। एंड 76 बच्चों कंपल्सरीली कैन टेक फ्रॉम मेंबर्स बट ऑल्सो नॉन मेंबर्स, है ना? हम्म। अब ये तो तुम्हारा कंपल्सरीली पब्लिक कंपनी हुआ कि नहीं? ओके। अब जो कंपनी मेंबर से ही ले सकती हो तो प्राइवेट आ गई, एंड मैं लिख रहा हूँ बच्चों नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। कुछ समझा कि नहीं समझा? ओके एवरीबॉडी, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी ये तुम्हारा राइट में चला गया एवरीबॉडी, और ये तुम्हारा कौन सा बच्चों, मेंबर से कौन कौन ले सकता? प्राइवेट कंपनी, एंड बाकी के नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। आगे बढ़ो मैं बच्चों। यस, चलो, कितना ले सकते हम लोग? 35% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप प्लस एफआर प्लस एसपीए, प्राइवेट कंपनी नहीं, नॉट जस्ट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऑल्सो, मतलब जो कंपनी सिर्फ मेंबर से ले सकते हैं वो वाले।
35% ऑफ एग्रीगेट ऑफ 35% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस FR प्लस SP है, ठीक है, 35%। बट प्राइवेट कंपनी नहीं, तो बच्चों देखो यहाँ पे सीलिंग लिमिट कितना है, 100% ऑफ पेड अप प्लस FR प्लस SPA। ओके एवरीबॉडी, प्राइवेट कंपनी कितना 100%, बाकी कंपनीज कितना बच्चों, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी 35% ऑफ पेड अप प्लस FR प्लस SPA। क्लियर एवरीबॉडी? एंड बाकी की कंपनीज एलिजिबल कंपनीज, उनकी भी लिमिट ओवरऑल 35% ही है। ओके, बट चेक करो, दे हैव एन इंटरनल बाइफर्केशन कि मेंबर्स से मैक्सिमम 10% और नॉन मेंबर्स से बच्चों मैक्सिमम 25%। कुछ समझा कि नहीं समझा? दोनों मिला के एज सच 35। अरे हाँ या ना? अगर हम रिपीटिंग बच्चों, उसके ऊपर केस स्टडी तुम्हारे बनते हैं, MC के बुकलेट में है ये सब। ओके ऑल ऑफ यू, तुमको बाइफर्केट करना पड़ेगा, है ना? आगे जाओ मैं बच्चों, ठीक है। हम्म हम्म एडिशनली, प्राइवेट कंपनीज हैव नो लिमिट एट ऑल, मतलब ये 100% भी नहीं है, ये 100% का भी लिमिट नहीं रहेगा, अनलिमिटेड, जितना डिपॉजिट लेना है लो। क्योंकि प्राइवेट कंपनी बच्चों कैसे ले रही है, मेंबर्स ही ले रही है, तुम तुम्हारे लोगों से ही ले रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, कोई रोना धोना नहीं। तो अगर वो स्टार्टअप कंपनी है, तो फॉर फर्स्ट 10 years बच्चों, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इट कैन टेक एन नंबर ऑफ अमाउंट, मतलब कुछ भी अमाउंट का वो ले सकते हैं स्टार्टअप कंपनी। तो मुझको बताओ, जैसे उसका 10वां साल खत्म हुआ, विल दे हैव टू कम बैक और नो, मैक्सिमम टू 100%? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारी लिमिट है ना? पर अगर स्टार्टअप कंपनी, तो पहले बच्चों 10 साल के लिए तो कुछ भी, कोई भी लिमिट नहीं, और जैसे 10 साल तुम्हारा खत्म हुआ, देन यू हैव टू कम बैक टू दिस लिमिट, मतलब फॉलो दिस, ये तुमको लिमिट फॉलो करना पड़ेगा। यस ऑल ऑफ यू, मेंबर ही पैसा दे रहे हैं, तो क्या टेंशन है इनको, है ना एवरीबॉडी? देखो, हमारे हर डिपॉजिट वैसे 3 साल के ऊपर तो जाने वाला है नहीं। ओके, मतलब तुम पर, इफ यू हैव रिक्वायरमेंट इन ईयर नंबर 7, 8, 9, 10, तुमने इस तुम्हारा स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी खोला, एंड यू हैव रिक्वायरमेंट इन ईयर नंबर 7, 8, 9, 10, तब तुमने कुछ में कुछ डिपॉजिट लेके रखे हैं। दोस अमाउंट्स कैन भी, तुमने जितने भी टोटल अमाउंट, मैं हमें अभी यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट अमाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग। दैट अमाउंट कैन बी बच्चों मोर देन 100% ऑफ पेड अप प्लस FR प्लस SPA ऑल्सो। क्लियर? तो पहले 10 साल में उनको पूरा छूट दे के रखा बच्चों। अरे कौन से एज एल क्या स्टार्टअप, क्या प्रॉफिट बना रहे लोग, क्या इनके फ्री रिजर्व्स में नेगेटिव रहेगा वो बैलेंस, हाँ है ना? कैपिटल इरोड करके रख लिए कंप्लीटली, है कि नहीं? प्रॉफिट फ्री रिजर्व बोल रहे, काय का रिजर्व इनके पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको कौन ले रहे हैं इनके शेयर, है कि नहीं? स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट बस वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश। एनीवेज आगे बढ़े, एंड अगेन वो तुम्हारी चीज फिर से रिपीट हुआ, यहाँ पे चेक करो, प्राइवेट कंपनी इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडियरी कंपनी, एंड बोरिंग्स बच्चों फ्रॉम बैंक्स इज लोअर देन द ट्वाइस ऑफ लोअर पेड अप और 50 lakhs, है ना? एंड हैज नॉट डिफॉल्टेड बच्चों इन रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स। अगर तुमने कंडीशन फुलफिल किया, देन अगेन द 100% लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल। यस एवरीबॉडी? हुआ कि नहीं हुआ ऑल ऑफ यू? क्लियरली एवरीबॉडी? आगे जाऊं मैं, बोलो। स्टार मार्क, ये सब स्टार मार्क ही है। देन इसमें और ही तुम्हारा खास आएगा टाइप का कंपनी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी। ओके, नाउ एवरी कंपनी हम लोगों ने देखा बच्चों कैन टेक डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, बराबर है कि नहीं? एवरी कंपनी कैन, द गवर्नमेंट कंपनी कैन आल्सो टेक बच्चों डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। बच्चों गवर्नमेंट कंपनी के मेंबर्स कौन है? गवर्नमेंट खुद। गवर्नमेंट से क्या पैसा लेना बच्चों गवर्नमेंट कंपनी को, है ना? गवर्नमेंट बच्चों कंपनी कैन टेक मनी ऑल्सो फ्रॉम एनी बडी ऑल्सो, तो उनके लिए एक डायरेक्ट लिमिट है 35% का। उनको ऐसे कुछ इंटरनल लिमिट ऑफ 10% एंड 25% ऐसा कुछ नहीं है,
डायरेक्ट होलसेल एक पूरा लमसम अमाउंट है बच्चों 35% का। क्लियर एवरीबॉडी। गवर्नमेंट कंपनी बच्चों जनरली खुद के लोग गवर्नमेंट से डिपॉजिट नहीं लेने वाले हैं। सो चेक करो, फॉर एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी लिमिट फॉर एनी डिपॉजिट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों? डायरेक्टली 35%। यहाँ पे इंटरनल बाइफर्केशन ऑफ 10 और 25 नहीं है। बात समझी क्या? मुझको बताओ बच्चों। हम्म, सर, बोलो। ये जो 35% लिमिट है इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, हाँ, तो मतलब वो जो नहीं दिया डिपॉजिट उनका भी इंक्लूड करके 35% ही होना चाहिए क्या? जो नहीं दिया वो, हाँ, जैसे तुम्हारा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होता है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स वैसा ही। हाँ। तो आई तो फिर टेल यू। चीटिंग नहीं हो गया इस हिसाब से? क्या? चीटिंग टाइप नहीं हो गया, मतलब 35 पकड़ रहे पहले का भी, मतलब जो नहीं दिया होगा वो भी 35 के अंदर इंक्लूडेड हाँ, होगा। ऑब्वियसली इंक्लूडिंग फिर आउटस्टैंडिंग लिखा है ना। मतलब ओवरऑल कभी भी हमारा लायबिलिटी 35% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग पकड़ रहे हैं। यस सर। अगर हमको नए डिपॉजिट चाहिए, अगर फ्रेश पैसा चाहिए, तो तुमको ये लिमिट खाली रखना पड़ेगा। लिमिट खाली रखना पड़ेगा मतलब पहले के लोगों को पे ऑफ कर देना चाहिए तुमने। अगर पहले के लोगों को अब तो पे ऑफ नहीं किया है, तो यू गेट अ वेरी लिटिल मार्जिन, वेरी लिटिल स्कोप टू गिव न्यू डिपॉजिट्स, है ना। तो उनका कहना है कि भाई तुम तो वरना ऐसे लेते जाओगे, तुम रिपे नहीं कर रहे हो, इसलिए दे हैव इंक्लूडेड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। समझा बच्चों? आगे बढ़े। देन सीलिंग लिमिट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं? 15%, 20%, 30%, 25 दिन में पैसा डबल, वो सब चीजें वैसा नहीं बच्चों के। सो एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनी अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इज अलाउड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। तो उसमें अपने को कुछ लेना देना नहीं है, आरबीआई जो रेट बताया कि वो, इसको स्टार मार्क करो। कंपनी शैल क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट्स referred in schedule 3 but except intangible assets। intangible assets के ऊपर तो बच्चे तुम चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते हो, ओके, या फिर वो अमाउंट नहीं पकड़ा जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी। अगर तुम सिक्योर डिपॉजिट दे रहे हो, सिक्योर डिपॉजिट, तो तुम्हारा असेट्स चार्ज हो गया है, तो कौन से असेट्स चलेंगे? ऑल दी असेट्स मेंशन इन शेड्यूल 3 में तुम्हारा जो भी आता है फॉर्मेट वर्ड एक्सेप्ट इंटेंजिबल। क्लियर? सो नो चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन द सेम, स्टार मार्क करके रखना, है ना तुम्हारे पास बच्चों सब चीजें? आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम्म, अगर सिक्योर डिपॉजिट ले रहे हो तो सच चार्ज शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट अनकवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब तुम्हारी मर्जी फिर से। अब चेक करो, मेरी लाइबिलिटी है, एग्जांपल की बात करो, मान लो 100 करोड़ की, मतलब ये तुम्हारी लाइबिलिटी मतलब डिपॉजिट्स, ओके। तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुमको सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू करने हैं, सिक्योर्ड, तो तुम बच्चों पूरा 100 करोड़ 100 करोड़ सिक्योर करवा लो। मतलब तुम्हारे असेट्स जो भी रहेंगे, असेट्स शेड्यूल 3 के, वो चार्ज हो गए, एटलीस्ट यू कांट यूज देम फ्रीली, मतलब कैसे? यू कांट सेल देम ऑफ, या फिर उसके ऊपर बच्चों बैंक का एक कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, हक रहेगा, हाँ या ना। या फिर तुम्हारे पास और एक ऑप्शन है कि ठीक है असेट्स चार्ज मत करो, फिर एक कॉमन सेंस हो सकता है कि यू कैन उसको इंश्योर करवा लो। कुछ बात समझी क्या? इंश्योरेंस मतलब क्या? मतलब जस्ट लाइक अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो अभी बच्चों कंपनी यहाँ पे इंश्योर करवा रही, इंश्योरेंस करवा रही है कि अगर हम रीपे नहीं कर पाए हमारे डिपॉजिट्स, तो विल मेक अ क्लेम, विल मेक अ क्लेम। हमने बच्चों क्या बोला डिपॉजिट होल्डर्स को कि हम अगर हमने पे नहीं किया, तो हमने ये डिपॉजिट अमाउंट का इंश्योरेंस लेके रखा है, तो हम क्लेम कर पाएंगे एंड देन वी विल रीपे यू द अमाउंट। कुछ बात समझी एवरीबॉडी? तरीका समझा कि नहीं समझा? कंपनी ने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करवाया है,
इंश्योरेंस लिया है ऑन द डिपॉजिट्स, कंपनी ने उसके लिए क्या पे कर दिया, प्रीमियम प्रीमियम वगैरह पे कर दिया रहेगा, और इंश्योरेंस कंपनी उसका वो उनका पर्टिकुलरली उसका उतना रिस्क उठाया है इंश्योरेंस कंपनी ने। मतलब पॉइंट इज, अगर मेरा लाइबिलिटी 100 करोड़ का है तो मेरा चार्ज प्लस इंश्योरेंस ये दोनों मिला के मेरा 100 करोड़ कवर हो जाना चाहिए, है ना। तो चार, अब मानो मैंने इतना इंश्योरेंस करवाया, जो भी फिगर है, 50 लाख 60 लाख जो भी है, मैंने इतना इंश्योरेंस करवाया, तो मैं कितना का चार्ज क्रिएट करूंगा, बैलेंस के बच्चों में चार्ज क्रिएट करूंगा ना, बात समझी कि नहीं, इजंट इट बच्चों, लॉजिकली करेक्ट, अगर मैं सिक्योर डिपॉजिट दे रहा हूं तो। गॉट इट ऑल ऑफ यू। नाउ व्हेनेवर यू वांट टू चार्ज द एसेट, करेक्ट, अब होता है बच्चों, बड़े बड़े लोग क्या कर सकते हैं फिर, ओवर वैल्यू कर दिया बैलेंस शीट को, ओवर वैल्यू कर दिया असेट्स को, मार्केट वैल्यू में बच्चों उसको कुछ है ही नहीं औकात, और ओवर वैल्यू करके रखा है, तो लोगों को लग रहा है हाँ भाई चार्ज तो क्रिएटेड है, बट इज ऑन पेपर, ये सब झूठे मोटे नंबर्स है कि नहीं बच्चों। इसलिए जो भी तुम्हारे असेट्स है उसका वैल्यूएशन बच्चों, कौन स्टॉक शेयर डिबेंचर्स जो भी रहेगा तुम्हारा सिक्योरिटी एक्सेट्रा, विल बी डन बाय इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी, ओके, और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मिनिमम ऑफ 10 years इन प्रैक्टिस। ये लोग बच्चों वैल्यूएशन कराएंगे तुम्हारे assets का। Yes, clear all of you? Then the security for deposits shall be created in the favor of trustee for depositors। security तुम्हारा है ना, चार्ज वाले की बात कर रहे हैं ना हम लोग। Did we see the same thing or no? कौन सा वाला, ट्रस्टी फॉर डिवेंचर, सेम सेम कंसेप्ट, हाँ है ना। Where a company does not secure deposits, they shall be quoted as unsecured deposits in every form, circular, advertisement। क्लियर कट उन्होंने वो लिखना चाहिए कि ये अनसिक्योर्ड है, समझे सब लोग, ऑल ऑफ यू कर लियो, है ना। रूल 37 कुछ काम का नहीं है, बस यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा है कि हाँ भाई अगर क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर इशू करने के बाद कंपनी कांट मेक एनी अमेंडमेंट्स एनी चेंजेस इन दी टर्म्स एंड कंडीशंस, कि तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया घटा दिया, टेन्योर कम कर दिया ज्यादा कर दिया, कुछ भी नहीं, ओके। सो कंपनी शैल नॉट रिजर्व टू इटसेल्फ इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी राइट टू ऑल्टर, है ना, जिससे डिसएडवांटेज हो जाए, डिसएडवांटेज हो जाए डिपॉजिटर को, है ना, ओके, आफ्टर द सर्कुलर हैज बीन इशूड एंड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड। कुछ समझा। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 27, अगर थोड़ा सा याद आ रहा है तो सेक्शन 27, कुछ याद आ रहा है सेक्शन 27, वेरिएशन इन टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉस्पेक्टस, याद आया कि नहीं। वहां पे चलता है, वहां पे पैसा लिया तो उसके बावजूद तो बच्चे तुम ऑब्जेक्ट चेंज कर पा रहे थे, इफ यू रिमेंबर, तो उसका प्रोसेस था प्रॉपरली फॉलो करने का, डिपॉजिट में अलाउड नहीं है कि तुमने जो भी मतलब टर्म्स और कंडीशंस पे वो डिपॉजिट लिए थे, दैट यू कैन नॉट ऑल्टर। क्लियर। आगे बढ़े, चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, company referred in 72 or eligible company can issue circular advertisement inviting secured deposits, अगर secured deposit दे रहे हो तो only if company appoints one or more trustee for deposits। रिटर्न कंसेंट बच्चों डिपॉजिटर का अपना ट्रस्टी का लिया जाएगा बिफोर अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली, है ना, और वो जो भी तुम्हारा सर्कुलर फिर एडवर्टाइजमेंट है उस पर क्लियर कट लिखा जाएगा कि हमने ट्रस्टी का कंसेंट लिया है। और एक फॉर्म, द कंपनी शैल साइन अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड in form DPD2 at least 7 days before issuing the circular or circular in the form of advertisement। अब मतलब तुमको यहाँ पे दिख रहा है 30 दिन पहले क्या करना है, इशू ऑफ सर्कुलर के बच्चे 30 दिन पहले क्या करना है, इशू ऑफ सर्कुलर के पहले बच्चे के, इशू ऑफ सर्कुलर के 30 दिन पहले क्या करना है, आरओसी के साथ बच्चों फाइल करना है, हाँ या ना। DPD1 देखा कि नहीं, हाँ दिखाओ फिर से, DPD1 किधर गया हो। हम्म, फाइलिंग कॉपी ऑफ सर्कुलर विद आरओसी 30 days बिफोर, अरे हाँ या ना, ठीक है बच्चों, हाँ
30 दिन पहले बाबा, इशू करने के भी पहले, लोगों को देने के पहले हमने सबसे पहले बाबू को देना चाहिए, 30 days बिफोर। क्लियर लिया। एंड फिर से लोगों को देने के पहले कम से कम कितना, या 7 दिन पहले, है ना। सो बोथ द थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर हम लोग कोई भी ऑफर करें लोगों में अपने मेंबर्स को, है ना। हाँ 30 प्रायर ही है। हाँ 30 प्रायर, प्रायर बिफोर प्रायर, यस। अगला वाला, इसे बच्चों चेक करो, ऑलमोस्ट सेम टू सेम। डिस्क्वालिफाई ट्रस्टी ऑलमोस्ट सेम टू सेम, चेक करो। डायरेक्टर केएमपी एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, करेक्ट। और डिपॉजिटर ऑफ द कंपनी, वहां पे आई थिंक डिबेंचर होल्डर था। और पर्सन इन डेटर ऑफ द कंपनी, और ये तुम्हारे सब फेलो सब्सिडियरी ऑल्सो दिख रहा है कि नहीं, सॉरी। एनी मटेरियल इंपॉर्टेंट बड़ा अमाउंट ऑफ मॉनिटरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, लेंडर बोरोवर कुछ भी, डोनर डोनी इन्वेस्टर कुछ भी, एंटर इनटू एनी गारंटी अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयरऑन, गारंटी देने वाला इंसान, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर केएमपी ऑफिसर और एम्प्लॉय, नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बच्चों, नहीं चलेंगे, है ना। उन लोगों के भी रिलेटिव नहीं चलेंगे, तो मतलब दूर दूर तक हमको नहीं चाहिए कोई कनेक्शन विद द कंपनी, न्यूट्रल पार्टी चाहिए। ट्रस्टी का इंपॉर्टेंस, इज अ मीडिएटर, मतलब इंसान दोनों के बीच में, डिपॉजिटर एज वेल एज कंपनी, है ना। इसको प्लीज 3 स्टार दे दो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। याद रखो मैनेजमेंट, यहाँ पे तो मैनेजमेंट याद रख सकते हो ना, मैनेजमेंट। देन जिसके लिए किया गया वही इंसान, देन तुम्हारा डेटर क्रेडिटर बार बार आ जाता है ना। ये तुम्हारा मटेरियल पेक्यूनियरी वाला, गारंटर भी बच्चों कॉमन है, और लास्ट रिलेटिव, रिलेटिव। यस चेंजेस है, आई एम नॉट सेइंग चेंजेस नहीं है, थोड़े थोड़े से चेंजेस है ना, है बच्चों, ठीक है। बट बेसिक तो याद रख सकते हो ना। कभी एकदम गलती से मान लो कुछ एकदम खराब व्यवस्था हो गई तुम्हारी, तो खराब सिचुएशन, ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े हम लोग बच्चों। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स, एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड बाय इंटेंडिंग डिपॉजिटर ओनली, और कोई नहीं भरना चाहिए, क्या टाइम पास है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड हैव डिक्लेरेशन दैट डिपॉजिट इज नॉट बीइंग मेड आउट ऑफ मनी बोरोड बाय एप्लीकेंट। चेक करो इसका मीनिंग क्या है, कि बेसिकली जो बंदे को एक्चुअली सिंसियरली जेन्युइनली डिपॉजिट करना है उसने ही फॉर्म भरना चाहिए, उसने किसी और के बिहाफ पे डिपॉजिट फॉर्म नहीं भरना चाहिए, और उसने उसके उसके खुद के पैसे यूटिलाइज करने चाहिए फॉर डिपॉजिट, उसने कहीं से लोन लेके पैसा नहीं डालना चाहिए एज अ डिपॉजिट, ओके। कहीं से बोरो करके बच्चों ही शुड नॉट बी मेकिंग एनी डिपॉजिट। एवरी डिपॉजिटर may nominate any person at any time. The nominee shall be the person to whom his deposits shall vest, मतलब दिया जाएगा in the event of his death। ये टाइम पास से कुछ खास नहीं है, नॉमिनेशन। एंड डिपॉजिट रिसीट शुड बी गिवन विद इन 21 days, ये भी ठीक है। रेशियो डिपॉजिट, कंपनी को बच्चों रखना पड़ेगा रिकॉर्ड अलग से। shall maintain at its RO one or more separate registers for deposits accepted or renewed। और वो रजिस्टर में क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, नेम एड्रेस पैन ऑफ डिपॉजिटर्स, गार्डियंस की डिटेल्स अगर वो माइनर है तो, नॉमिनी, है ना, बैकअप मतलब जो गया तो किसके पास जाएगा पैसा, डिपॉजिट रिसिट नंबर, डेट एंड अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट एंड द डेट ऑन विच इट इज रीपेएबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मंथली क्वार्टरली एनुअली कुछ भी रहेगा। देन इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, मेरे कौन से बैंक अकाउंट में पैसा डालो, टीडीएस करना है नहीं करना है वो बोलेगा वो, डेट्स ऑन विच इंटरेस्ट विल बी पेड, details of deposit, charge, security. Then entry to be made within 7 days from the date of issue of receipt.
ड्यूली ऑथेंटिकेटेड, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड मतलब साइंड है ये रिसीट। रिसीट कौन सा रिसीट? डिपॉजिट रिसीट। तो जैसे तुमने बच्चों डिपॉजिट रिसीट इशू किया, उसके विद इन 7 days यू शुड मेक एन एंट्री इन दिस रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। बस यहाँ पे मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कितने साल के लिए हमको ये कितना मेंटेन करना है, ये फालतू का क्वेश्चन, लिटरली फालतू। तो रेशियो टू बी प्रेजेंट इन गुड ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 8 years from the financial year in which the last entry is made in the register। कुछ समझा या ऊपर से गया? तुम ऐसे बच्चों बुक्स बनाओगे है ना, नोट्स मान लो, है कि नहीं? ये रजिस्टर नंबर 1, ये खत्म हो गया तो रजिस्टर नंबर 2, ये टाइम पास है सब चीजें। ओके एवरीबॉडी? तो मेरा एक रजिस्टर खत्म हुआ तो ही मैं दूसरे रजिस्टर के पास जाऊंगा ना। तो मेरे पहला रजिस्टर का लास्ट पेज पे लास्ट एंट्री बच्चों है, मान लो 7 September 2022। को समझा? क्या टाइम, एकदम टाइम पास क्वेश्चन है ये। तो मैं कब तक बच्चों में इसको होल्ड करूंगा? तो ये फाइनेंशियल ईयर मेरा कब खत्म हो रहा है? 31 March 2023 को। वहां से बच्चों मेरा 8 साल तक रहेगा। कुछ समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? अच्छा, टाइम पास चीजें हैं बच्चों, है ना? पर फालतू का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मतलब क्या है इसमें? फालतू का क्वेश्चन है ये एक्चुअली, कि कितना साल के लिए मेंटेन करना है। वो डेट टू डेट 8 साल नहीं है, वो डेट से लेके फाइनेंशियल ईयर एंड, और फिर फाइनेंशियल ईयर एंड से 8 साल। समझा? 8 years from the year in which the last entry is made। Is it okay everybody? बात समझी? एग्जाम्पल समझा? बोलो, क्लियर है ना? अक्षता ओके है? अमान, अभय, ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ू क्या? हम्म हो जाएगा, एटलीस्ट बेसिक तो कवर कर लेंगे अपन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े हम लोग। फिर से 3 स्टार। प्री मच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, कुछ नहीं। प्री मच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। हमने बच्चों बैंक के साथ एफडी किया 5 साल का, पर उनको बच्चों बीच में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, कैन यू ब्रेक द एफडी? आंसर इज यस, वी कैन ब्रेक द एफडी। बट ऑब्वियसली बच्चों, विल वी गेट द एंटायर इंटरेस्ट? एब्सोल्युटली नॉट, है ना? पूरा इंटरेस्ट मिलेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट। तुमने जितने टाइम के लिए किया है इंटरेस्ट, उतना शायद मिल सकता है, पर उसमें भी बच्चों बैंक फिर थोड़ा सा पेनल्टी लगाएगी, हल्का सा, कि भाई तुमने तो हमको कमिट किया था 5 साल, तो हमने वो सबसे हमारे पैसे आगे अटकाए ना, काम उसका यूटिलाइज करवाया। अब तुम लेके जा रहे हो तो हमारे भी तो कमिटमेंट टूटेंगे। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वेलमेंट में भी ऐसे टाइम पास क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये कंसेप्ट है। एनीवेज, बट द पॉइंट इज यू कैन ब्रेक द एफडी, बैंक एफडी, और पर बैंक थोड़ा सा हल्का सा उसमें पेनल्टी लगा सकती है। तो दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीमैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। कि बच्चों आ गया बच्चों, कौन आ गया? डिपॉजिटर आ गया, बोला कि मेरे को अर्जेंट में पैसा चाहिए, मेरा ही पैसा मुझको ही नहीं दोगे, है ना? तो देना पड़ेगा बच्चों, बट काट के देंगे फिर हम उसको। नाउ चेक है बच्चों, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता बनता है। चेक करो। आफ्टर 6 months बट बिफोर मैच्योरिटी डेट, इफ डिपॉजिटर रिक्वेस्ट, अब एज इट इज हमने कॉमन सेंस में देखा बच्चों, कोई भी डिपॉजिट कम से कम 6 महीने वाला है। ये तो बात तुमको याद है कि नहीं? बोलो, आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग और नो? मुझको ये बताओ, बात समझी कि नहीं? कोई भी डिपॉजिट का अगर तुमने टेन्योर देखा था, मिनिमम वो 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ था, करेक्ट? तो इसलिए डिपॉजिट किया तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आया डिपॉजिटर, और उसके मैच्योरिटी के पहले। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल, ध्यान देना, डोंट राइट डाउन एनीथिंग, अभी कुछ लिखो मत। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ओरिजिनल टेन्योर चलेगा, वॉज ऑफ 24 months, मैं मंथ्स में लिख रहा हूँ। तुम्हारा बच्चों ओरिजिनल टेन्योर था 24 months का। इज इट ओके एवरीबॉडी? देन ये तुम्हारा डिपॉजिटर बच्चों आ गया रोते रोते, है ना? लेट अस से आफ्टर 20 months, ठीक है? आफ्टर 20 मंथ, मैं तुमको दोनों एग्जांपल दे दूंगा। 20 महीने बाद आया, 4 ही महीना बच गया था, पर ही कुड नॉट वेट। ओके, इफ यू डिपॉजिट रिक्वेस्ट फॉर प्रीमेच्योर फॉर पेमेंट, ओके,
इंटरेस्ट बच्चों पेड विल बी 1% लेस देन एलिजिबल. तो लेट अस से ओरिजिनल टेन्योर 24 मंथ्स था, सो एट द रेट ऑफ एग्जांपल के लिए 10% पर एनम. इज इट ओके बच्चों? अब वो कब आया बच्चों? 20 महीने बाद आया. बोला नहीं मेरे को अभी के अभी चाहिए, अब भी के अभी. हाँ है ना? तो उसका 20 लेट अस, तो उसका कितना कैलकुलेट होगा फिर? देयरफॉर रेट विल बी एट द रेट ऑफ, मतलब रेट कितना रहेगा फिर? 9% पर एनम से लगेगा. बात समझी कि नहीं? ओरिजिनल कमिटमेंट क्या था? 10%, पर इसने प्री मैच्योर करवा लिया तो 9%. बट क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 9% बच्चों कितने महीनों के लिए कैलकुलेट होगा? एनीबॉडी गिव मी योर आंसर. 9% कितने महीनों के लिए कैलकुलेट होगा? ओके, अमन, अभय, गिव मी योर आंसर्स. ओके, 9% बच्चों होगा कैलकुलेट फॉर 24 मंथ्स. ओके, तो वो ओरिजिनल क्वेश्चन समझ गया था ना? मैं सभी को क्वेश्चन समझ गया था ना? ओरिजिनल 10 और 24 मंथ्स का था. रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा ओरिजिनल कितना? 10% था. तुम 20 महीने बाद आए और बोला मुझको अभी के अभी चाहिए, मतलब चाहिए, आई कैनॉट वेट फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स. तो कंपनी बोला ओके, हम लोग 1% काटेंगे, तो आपका 9% से कैलकुलेट होगा, पर 24 महीने के लिए होगा. ओके, वाई? बिकॉज हियर 6 months और मोर इज टेकन एज 1 year, एंड लेस देन 6 months बच्चों टेकन एज, मतलब एक कम. ऐसा जैसे हम लोग ग्रेचुइटी में करते हैं ना, इनकम टैक्स में. कुछ याद आ रहा है कि नहीं? मोर देन 6 months इज अ ईयर, लेस देन 6 months इज नथिंग, जीरो. कुछ बात समझी कि नहीं समझी? हाँ. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग और नो एवरीबॉडी? मैं पहले वो लॉ पढ़ लेता हूँ, देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन द एग्जांपल. ध्यान देना, चेक करो. द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट रन, रन मतलब जब तक चला वो. तो 20 महीने तो चला है ना अपने एग्जांपल में. इफ इट कंटेन्स एनी पार्ट ऑफ द ईयर विच इज लेस देन 6 months, तो वो कंप्लीटली एक्सक्लूड करेंगे. और अगर वही हिस्सा इज दैट पार्ट इज 6 months और मोर, इट शैल बी टेकन एज 1 year. कुछ समझा कि नहीं? अब चेक करो ना. अगर 20 महीने हैं मतलब कितना हो भाई साहब? 1 year and 8 months. कुछ समझा कि नहीं? तो भी इसको बच्चों हम लोग मानेंगे 2 years. दैट इज 24 months के लिए कैलकुलेट होगा वो. समझा? गुड. चलो फटाफट लिख लो एक एग्जांपल. इसको स्टार मार्क करना. इसको बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. तुम्हारे सामने यहाँ पे दे दिया तुमको डेटा, है ना? कोई भी अमाउंट ले सकते हैं हम लोग. टेनर दे दिया, इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, है ना एवरीबॉडी? क्लियर? याद रखना. उसमें भी तुम्हारे एक्सेप्शन है, चेक करो. पे अटेंशन है बच्चों भी ना. एक्सेप्शन, डिडक्शन ऑफ 1% रेट विल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब हम डिडक्शन नहीं करेंगे. कब? डिपॉजिट इज प्री मच्योरली रीपेड. अब ध्यान देना, टू कंप्लाई विद रूल 3. अब रूल 3 क्या था? ये टेबल तुम्हारा रूल 3 है ना, रूल 3. ओके, सो 6 months. यस, हाँ सही बात. मोर देन 6 months इज 1 year, लेस देन 6 months इज नो ईयर. हमको रूल 3 से कंप्लाई करना है, इसलिए बच्चों हम लोगों ने रीपे कर दिया प्रीमेच्योरली. ठीक है. सो डिपॉजिट इज प्रीमेच्योरली रीपेड टू कंप्लाई विद रूल 3. दैट इज प्रीमेच्योर रिपेमेंट मेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू ब्रिंग विद इन द परमिसिबल लिमिट्स. लिमिट के अंदर हमारे डिपॉजिट को बच्चों लिमिट के अंदर रखने के लिए हमने बच्चों कुछ डिपॉजिट्स रीपे कर दिए. इसमें गलती किसकी है? डिपॉजिटर की गलती है या कंपनी की गलती है? इसमें तो कंपनी की गलती है कि वो लोग डिपॉजिट उन्होंने जो भी दिए हैं उन्होंने लिमिट के अंदर नहीं रखे थे. या फिर इफ आई टेल यू, वो ऐसे केसेस है ना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 पेजेस में, 1-2 पेजेस में हम लोगों ने देखा कि जो पैसा आया उसको डिपॉजिट माना, या फिर एट टाइम्स उसको पैसा उसको डिपॉजिट नहीं माना, है कि नहीं? उसमें एक्सेप्शन थे ना, है ना? दैट ये जो पैसा है वो डिपॉजिट नहीं है, पर वो कंडीशन फॉलो नहीं किए तो उसको डिपॉजिट मान रहे थे हम लोग. I'll give you an example. मान लो अपन ऑलरेडी, लेट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल,
वी आर ऑलरेडी एट 35% लिमिट। मान लो कोई कंपनी है ऑलरेडी 35% लिमिट पे है, और उन्हें कुछ शेयर एप्लीकेशन किया था, मतलब शेयर एप्लीकेशन मतलब इशू किया था, उनके पास एप्लीकेशन बच्चों मैंने पैसा एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ है और अलॉट ही नहीं किया, है ना, अलॉट ही नहीं किया और रिफंड भी नहीं किया। अलॉट भी नहीं किया, रिफंड भी नहीं किया, तो क्या होता है, इट इज नाउ कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। सही बात है, तो 35% के ऊपर जा रहे हैं ना, तो लिमिट में रखने के लिए बच्चों को कुछ पैसा छोड़ना भी पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, किसको, कंपनी को। जैसे कंपनी की गलती है, शेयर होल्डर की गलती नहीं है, सॉरी डिपॉजिटर की गलती नहीं है, तो हम रिडक्शन भी नहीं करेंगे रेट का। इज इट ओके? देन और तुम्हारे बच्चों डिफेंस वाले चेक करो। डिपॉजिट इज प्रीमेचुरली रीपेड टू प्रोवाइड फॉर वॉर रिस्क और अदर रिलेटेड बेनिफिट्स to the personnel of Navy, military और Air Force और to the families also during the cases of emergency। तो उनके एक फैमिली, तुम्हारी कैटेगरी ऑफ फैमिलीज को एग्जाम्प्ट किया गया है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, हम जितना डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, या फिर मैं तुमको जहां जहां स्टार मार्क करने को बोल रहा हूँ, उसकी वजह से तुम्हारा एमसीक्यू का मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू बच्चों ये चीजों के ऊपर ही पूछते हैं। इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक में इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक में इसलिए मैंने सब बोल्ड करके रखा है, जो जो मैंने जितना एमसीक्यू किया है, पढ़े हैं यहाँ वहां तक, इसलिए मैं सब बोल्ड करके रखा है। बिकॉज आई यूज्ड टू बी सरप्राइज्ड, अरे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा, वैसे भी क्वेश्चन पूछा, इधर क्या बोलते खुंडाल खुंडाल के एकदम निकाल निकाल के क्वेश्चन पूछे गए, है ना। हम्म। तो तभी तुमको शॉक नहीं लगना चाहिए, अरे ये भी सिलेबस में था, वो भी था, ऐसा नहीं होना चाहिए वो, है ना। आगे बढ़े, चलो सेकंड प्रोविजो क्या है यहाँ पे, प्री मच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, ये भी एग्जांपल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में। प्री मच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट, प्री मच्योर क्लोजर, ओके। अब जस्ट तुमको थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था ना वो, कि तुम बैंक के पास गए, बोला कि मुझको एफडी ब्रेक करना है, तो तुम यहाँ पे भी क्लोज कर रहे हो। सो प्री मच्योर क्लोजर डिपॉजिट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ओके। आई गिव यू एग्जांपल। मान लो अपन एक सिंपल एग्जांपल रखते हैं, 1 जनवरी 2021 को, है ना, 24 मंथ्स का डिपॉजिट इशू किया गया। इज इट ओके एवरीबॉडी? लेट अस से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वाला। इज इट ओके? बहुत सिंपल एग्जांपल, है ना। अच्छा हाँ, सही बात है अमन। तो उसको मैं फर्स्ट ही पकड़ रहा हूँ, 1 जनवरी बच्चों 23 में इसका मैच्योरिटी है कि नहीं, ओके। हम्म। मैं इसका लिख रहा हूँ ₹1 अमाउंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बट आई होप तुमको कलर तो दिख रहा है। डीडी का तो कोई पूछो ही मत, आई सीरियसली, मतलब हाथ जोड़ता हूँ उन लोगों से जो जो डीडी क्लियर हो गए, सीरियसली। आगे बढ़े, अब ध्यान देना। इफ डिपॉजिटर विशेस टू रिन्यू हिज डिपॉजिट, बट बच्चों बिफोर मैच्योरिटी इटसेल्फ, टू अर्न हायर रेट, मतलब मान लो बीच में, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो 1 अगस्त 2022, समझ रहा है, दोनों के बीच में कंपनी ने बोला हम न्यू डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, है ना, एट द रेट ऑफ लेट अस से 15% पर एनम। इज इट ओके? एग्जाम्पल समझ रहा सभी को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कंपनी टू गिव हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली इफ deposit is renewed. Deposit renewed is for a period longer than unexpired period of earlier deposit। अब बच्चों unexpired period कितना है, ओके, दिस इज अनएक्सपायर्ड ना, अब तक का जितना का मान लो डिपॉजिट अब तक टाइम खत्म नहीं हो उतना वाला। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेट अस से 5 मंथ्स। कुछ समझा कि नहीं समझा? एवरीबॉडी, 1 अगस्त को नया स्कीम लाया, है ना, नया तुम्हारा डिपॉजिट के रेट्स लाया बच्चों, तो हम उसको 1 अगस्त को रिन्यू कराने देंगे ओनली इफ उसका रिन्यूअल पीरियड इज ऑफ मोर देन 5 मंथ्स, और वो तो तुम्हारा मिनिमम एज एट 6 मंथ्स के ऊपर होना होता ही हो ही जाता है ना। आई कैन चेंज द एग्जाम्पल ऑल्सो, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। बात समझी कि नहीं समझी? अब है ये एग्जाम्पल बदलू या बोलो अक्षता? हम्म। देखो, यहाँ तो समझा था, जो हमने ओरिजिनल डिपॉजिट किया है, चालू किया है डिपॉजिट 1 जनवरी को, है ना, वो 2 साल का था, तो उसका मैच्योरिटी कब होने वाला है, हमको पैसा कब मिलने वाला है, 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, बराबर। हाँ, देन कंपनी ने बीच में बच्चों नया स्कीम लाया, नया डिपॉजिट लाया, इसका थोड़ा डेट बदल दूं क्या मैं?
लेट अस से फर्स्ट मार्च करते, ठीक है, चलेगा? अभी के लिए मैंने फर्स्ट मार्च कर दिया, ठीक है, लेट्स लेट्स कीप इट। फर्स्ट मार्च को बच्चों नया स्कीम लाया कंपनी ने, बोला कि हम अभी नया 15% से हम नया डिपॉजिट दे रहे हैं 15% से। तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो गया, बोले तुमने मेरे साथ नाइंसाफी कर दिया, मेरे को देते हो 10% और मेरा मैच्योरिटी होने के पहले ही, मेरा मैच्योरिटी बच्चों पहले के मेरा पूरा मैच्योरिटी होने के पहले आप नया दिवाले दे रहे हो। तो यहाँ पे अटेंशन, वी विल गिव हिम ऑप्शन टू रिन्यू। ओके, रिन्यू अब एट द रेट ऑफ 15%। इज ओके बच्चों? एट द रेट ऑफ renew at the rate of 15% per annum. Is it okay बच्चों? Only if renewal is of more than, अब कितना टाइम, अब देखो मेरा पुराना डिपॉजिट कितना बच गया है, रन होना, रन होना मतलब उसका कितना टाइम बचा है अभी बच्चों, 10 महीने, 10 महीने है ना? कुछ समझा कि नहीं समझ? 10 महीने है, हो गया कि नहीं यहाँ पे, बताओ मुझको। 10 महीना बचा है ना मेरे पुराने डिपॉजिट का एट दिस मोमेंट, 1 मार्च से, करेक्ट है? तो अगर मेरा रिन्यूअल ओके शुड बी बच्चों ऑफ मोर देन 10 मंथ्स, कि 12 महीने का तुमने रिन्यू करवा लिया, मतलब वो पैसा तुम्हारे बच्चों उतने अमाउंट तक कम से कम रहना चाहिए, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट। ओके, तो बच्चों हमारा फिर डिपॉजिट रिन्यू होगा। अंडरस्टूड और नो एवरीबडी? और जो मैच्योरिटी लिख रहे हो बच्चों, मैच्योरिटी इसको प्लीज ऐसे लिंक कर देना, वरना समझेगा नहीं किसकी मैच्योरिटी की बात करें। 10 मंथ्स का लिमिट कैसे आया, देखो ना, 1 मार्च और 1 जनवरी में कितने का अंतर है? मार्च पकड़ लो ना, 10 महीना अनएक्सपायर्ड पीरियड, नो नो नो, चेक करो, दिस वाज माय ओरिजिनल डेट 1 जनवरी 2021, और ये मेरा मैच्योरिटी पीरियड है, हाँ या ना, 1 जनवरी 2023। नया स्कीम कब आया? 1 मार्च को, 1 मार्च 2022, है ना, 1 मार्च 2022। तो उस दिन से अपना और कितना टाइम बचा है पुराने डिपॉजिट को मैच्योर होने के लिए? अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है एज ऑफ दिस डेट? एज ऑफ दिस डेट अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है? 10 महीना। तो मेरा रिन्यूअल भी कम से कम 10 महीने का होना चाहिए। अब तो मैं जब रिन्यू कराऊंगा तो 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना, 20 महीना का करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने रिन्यू करवाया और अगला बस 6 महीने के लिए करवाया, नहीं, रिन्यू करवाया तो जितना मेरा ओरिजिनल बचा गया था डिपॉजिट का टाइम, है ना, ये वाला, उससे ज्यादा का होना चाहिए। ओके, समझा कि नहीं? एग्जाम्पल लिख लो बच्चों इसको, लिख लो, आई गिव यू टाइम। सर मोर देन और इक्वल टू, उन्होंने मोर देन बोला है, चेक करो, लॉन्गर देन, तो मोर देन लिख दो उसको। आगे बढ़े, DPD3, इट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, साल भर में कितना पैसा डिपॉजिट की तरह आया, एंड नॉट अदर देन डिपॉजिट भी तुमको बच्चों बताना पड़ता है DPD3 में कि कौन सा डिपॉजिट है और कौन सा डिपॉजिट नहीं है। सो एवरी कंपनी टू विच दिस रूल्स अप्लाई शाल, बच्चों कब उसका ड्यू डेट? 30 जून, है ना, हम लोग ROC को फाइल करेंगे DPD3 में, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। नहीं नहीं, पहले वाले एग्जांपल में वो बात नहीं है, उसको देखो, ये जो एग्जांपल है, इसने अगर ये उसको रिन्यू नहीं करवाना है तो उसको अपना 1 जनवरी 2023 को अपना रेगुलर 10% के रेट से उसको मिल जाएगा। इसमें बात चल रही है प्री मच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट, कि पुराना खत्म नया शुरू, है ना? तो उसको 1 लेटर से मार्च को पुराने के हिसाब से दे दिया जाएगा, या फिर पुराने के हिसाब से उसका अक्रू हो चुका है। ओके, पर नए के हिसाब से कब मिलेगा? 1 मार्च के आगे मिल जाएगा ना। सी ही नीड नॉट डिपॉजिट फिर से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, या फिर नीड नॉट वेट, है ना? तो उसका जो पैसा ऑलरेडी जो कंपनी के पास है उसको हम लोग मानेंगे हाँ भाई ये नए स्कीम में ट्रांसफर हो गया। कब से? 1 मार्च से, प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड उसका जो नया वाला डिपॉजिट मतलब जो रिन्यूअल का टाइम है, रिन्यूअल का टेन्योर इट शुड बी ऑफ मोर देन 10 months, है ना। उसको 1 मार्च तक का उसको अक्रू हो चुका है पुराने रेट से। अब 1 मार्च ना, मतलब उसको यहां तक रुकने की जरूरत नहीं, या फिर उसको फिर से पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ही इज अलाउड टू कन्वर्ट फ्रॉम ओल्ड रेट टू न्यू रेट, पर उसके लिए वो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि नया टेन्योर भी ज्यादा चाहिए। रिन्यूअल का पीरियड टू मैच्योरिटी डेट शुड बी मोर देन 10 months। हाँ, अब मतलब किसका मैच्योरिटी, अभी इसका न्यू डिपॉजिट का मैच्योरिटी, न्यू डिपॉजिट का मैच्योरिटी शुड बी मोर देन द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द ओल्ड मैच्योरिटी। जितना बच गया था पुराने वाले में उससे ज्यादा का होना चाहिए टेन्योर ऑफ द रिन्यूड डिपॉजिट। तो ऑलराइट, डीपीटी 3 में थे हम लोग। डीपीटी 3 बच्चों जैसे लेके एनुअल रिटर्न है ना, तो यहाँ पे ये डिपॉजिट का एनुअल रिटर्न नहीं है, पर ये तो उसका ड्यू डेट जून है, याद रखो। पर इसमें डिटेल्स विल बी ऑडिटेड, डिटेल्स डालोगे ऑब्वियसली, ऑडिटेड एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च की जो तुम्हारी डिटेल्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दे शुड बी ऑडिटेड, एंड देन दोज डिटेल्स बच्चों, वो वाले डिटेल्स तुम डालोगे तुम्हारे डीपीटी 3 में। यस चलिए, आगे बढ़े हम लोग। डीपीटी 3 should include, shall be used to include deposits or transactions not regarded as deposit also, or both। कुछ समझ रहे कि नहीं, पर डिपॉजिट एज वेल एज एग्जेम्प्ट डिपॉजिट, जो डिपॉजिट नहीं है वो डिटेल्स भी बच्चों तुम डालोगे बाय एवरी कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी रहेगा, पब्लिक कंपनी रहेगा, कोई भी कंपनी रहेगा, हर एक को डीपीटी 3 भरना ही है। और दोनों उनको डिटेल्स देने हैं, व्हाट वर डिपॉजिट्स एंड व्हाट वर आल्सो नॉट डिपॉजिट्स। क्या डिपॉजिट्स है और क्या डिपॉजिट नहीं है, दोनों देना पड़ेगा। क्लियर लिया। किसको नहीं भरना है बच्चों डीपीटी 3? गवर्नमेंट कंपनी को, वो खास बात नहीं है वो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। डीपीटी 3 में इंपॉर्टेंट क्या है, ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है बच्चों, 30 जून। उसमें डिटेल्स, ऑडिटेड डिटेल्स ही डालोगे, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, ऑडिटेड एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवरी पब्लिक कंपनी। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा तो ध्यान देना। एवरी पब्लिक कंपनी शैल डिस्क्लोज इन इट्स एफएस बाय वे ऑफ नोट्स अबाउट मनी रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर। हैव वी सीन दिस बिफोर और नो? पहले हम लोग रूल में देख चुके हैं क्या, कि एग्जेम्प्ट डिपॉजिट था, उसके लिए इसके लिए डिस्क्लोजर देना जरूरी है। एंड एवरी प्राइवेट कंपनी shall disclose in its FS by way of notes about the money received from directors or even relatives. The major difference between both these companies what बच्चों? प्राइवेट कंपनी रहा तो रिलेटिव से अगर पैसा लिया है तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी है और अगर डायरेक्टर के रिलेटिव से लिया है तो वो डिस्क्लोज करना नहीं है। बात समझिए क्या? तो इसलिए जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, इसलिए मैं हमेशा उस वहां पे ज्यादा फोकस करता हूँ सफिक्स पे, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक है या क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंगली रूल्स चेंज हो जाते हैं। हाँ है ना। या फिर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग लेट मी टेल यू, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी से पब्लिक कंपनी है कि नहीं बच्चों, तो उनके ऊपर पब्लिक कंपनी के रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं ना। ये सब ध्यान तुमको अच्छे से देना है है ना बच्चों। कुछ समझा कि नहीं एवरीबॉडी? आगे बढ़ू मैं। ऑलराइट, चेक करो। देन पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब लाइक आई सेड 12%, 15%, 18% हर जगह पे अलग अलग है। तो तुमने लास्ट टाइम जहां पे भी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा था, ओके, अगेन फोकस करो। तो डिपॉजिट अगर कभी भी तुम्हारा ओवर ड्यू हो गया तो टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। इनमें अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। दुआ करो बच्चों की कंपनी वाले डुबा दे तुम्हारा पैसा। 18% किधर मिलता है आज की तारीख में, किधर मिलता है ना। सही है ना। सो पिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, ठीक है कि नहीं बच्चों? एंड पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी रूल एज इट इज बच्चों, तो पेनल्टीज तो तुमको याद रहने से रहे, ठीक है। अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं किया और उसके लिए कुछ पनिशमेंट नहीं है खास, तो एवरी ऑफ कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट कितना, 5,000 रुपीज। और अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट रहा, मतलब कुछ चीज टाइम के अंदर करनी थी पर नहीं किया,
ये एज पेनल्टी सब याद नहीं रहते रे। तो 500 रुपीज पर डे। 74 काम का नहीं है बच्चों। क्यों काम का नहीं है? बिकॉज डिपॉजिट हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। उसका कुछ अभी कुछ काम है क्या? नहीं है। डैमेजेस फॉर फ्रॉड बच्चों, अगर फ्रॉड हुआ, अगर तुमने डिपॉजिट लिया है विद द मेंस रिया, है ना, गिल्टी माइंड, इंटेंशन टू डिफॉल्ट, तो तुम्हारा डायरेक्टली बच्चों कौन सा सेक्शन आ जाता है? 447। चेक करो। इफ कंपनी फेज टू रीपे डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट, वो 74 और छोड़ दो, एंड इट इज प्रूव्ड दैट deposits were accepted with intention of defraud the depositors. Every officer who is of the company who is responsible shall, without any limit for penalty under section 74 or 447, shall be personally liable without any limit for all or any of the losses or damages that may have been incurred by the depositors. बच्चों डायरेक्टली 75 का संबंध 74 के साथ आता है, तो अगेन 74 ही तुम्हारा अभी कुछ काम का नहीं है, तो छोड़ दो। ओके। 76 बच्चों किसके लिए खास है तुम्हारा? एलिजिबल कंपनी के लिए, है ना एवरीबॉडी? ये तुम्हारे के दो ही सेक्शन तो बचे अभी, मतलब तुम्हारा चैप्टर एज सच ओवर। यस एवरीबॉडी? ठीक है ना ऑल ऑफ यू? एलिजिबल कंपनी मींस अ पब्लिक कंपनी। ये तो तुम्हारा हो चुका है बच्चों। नेटवर्थ 100, टर्नओवर 500, या इट इज और ऑब्वियसली इन बिटवीन। मैं एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम नॉन मेंबर्स आल्सो बाय पासिंग ऑफ एसआर। ठीक है एवरीवन ओके लिया? द कंपनी, ये जो तुम्हारा रहेगा 76 में, शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और उसमें वो रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग में क्या क्या रहेगा? नेटवर्थ, लिक्विडिटी, ability to pay deposits on due date etc. at least once a year। और ये डिटेल्स बच्चों आरओसी को भेजे जाएंगे इन फॉर्म नंबर डीपीटी 3। डीपीटी 3 जैसे ऊपर देखा अपन ने, डिपॉजिट का रिटर्न, है ना। डीपीटी 3 में बच्चों दोनों भी आएगा, डिपॉजिट एंड एज वेल एज दोज अमाउंट्स विच आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स, है कि नहीं? ये भी हो चुका। पब्लिक कंपनी को बच्चों करना ही पड़ेगा, क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट्स, है ना, इंटेंजिबल नहीं चलता, of an amount not less than the amount of deposits including interest payable accepted in the favor of trustee within 30 days of acceptance of deposits। चार्ज कितने दिनों के अंदर बच्चों क्रिएट करना है? 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। किसके नाम से करोगे बच्चों? योर डिबेंचर ट्रस्टी नहीं, अभी डिपॉजिटर ट्रस्टी, है कि नहीं? क्लियर है एवरीबॉडी? बोलो, है ना। एंड 76 एक, आई थिंक ये कुछ एक ही सेक्शन है तुम्हारा। Where a company accepts or invites or allows or causes any other person to accept or invite on its behalf any deposit but in contravention, तुमने एजेंट को लगाया, अंडर राइटर को लगाया, किसी और को फैलाया, तुमने पूरा फैलाया बिजनेस, है ना। पर यहाँ पे तुम लोग रूल्स, लॉ ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, है कि नहीं? एंड और इफ द कंपनी फेल्स टू रिपे विद इन ड्यू डेट। अब ये चेक करो, 75 जो है उसका संबंध बच्चों 74 के साथ था, इफ यू सॉ, है ना। यहाँ पे देखिएगा 74, वो छोड़ दो। पर अगर तुमने कभी मेंबर का डिपॉजिट लिया है, नॉन मेंबर का डिपॉजिट नॉर्मली अभी अभी की तारीख में लिया है और उसको रिपे नहीं किया, इसलिए ये 76A है। और इफ अ कंपनी फेल्स टू रिपे विद इन ड्यू डेट, तो ये तो रूल्स फॉलो नहीं किए हैं या फिर पेमेंट नहीं किया। चेक करो, कंपनी शैल बी लायबल विद अ फाइन ऑफ लोअर ऑफ 1 करोड़ or twice the amount of deposit accepted whichever is lower, but on a higher side 10 crores, okay, whichever is lower, but on a higher side with 10 करोड़। एंड ओआईडी के ऊपर बच्चों इम्प्रिजनमेंट आ सकता है फॉर 7 years अप टू, एंड फाइन कम से कम 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक, एज वेल एज अगर इंटेंशन डिफर निकला मेंस रिया, तो 447 भी एप्लीकेबल, है ना बच्चों? डन क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? क्लियर ऑल ऑफ यू? तो डिपॉजिट का चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है। ओके, बस तुमको अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से। ऑल राइट एवरीबॉडी? अरे बोलो हाँ। कुछ Q&A देखते हैं, चलेगा?
अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो तुमको अभी आज पढ़ना है उसको। डायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी रहा तो ऑब्वियसली डिस्कस दैट। एन्यूमरेट मतलब लिस्ट द अमाउंट्स which when received by a company in the ordinary course of business are not considered as deposit in the ordinary course of business। तुम्हारा वो ट्रेड रिसीवेबल्स एडवांस मिला है, फिर तुमको 365 डेज के अंदर गुड्स या फिर सर्विस देना है और मैटर लिटिगेशन में अटक गया, फिर इमोल प्रॉपर्टी दे रहे हो, कैपिटल गुड्स दे रहे हो, देन तुम्हारा वारंटी वारंटी वाला वो सब चीज याद आया क्या 5 साल वाला? चेक करो ना, सब पूरा स्टोरी दिया है क्या फिर? ओके, मैं यहाँ पे मतलब बस हाईलाइट करूँ 365 डेज वाला बराबर है। मैंने मैटर लिटिगेशन में अटक गया, देन इमोल प्रॉपर्टी उसके कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, अग्रीमेंट होना चाहिए बस। हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर परफॉर्मेंस, देन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कैपिटल गुड्स के लिए, देन फ्यूचर सर्विस ऑफ वारंटी गारंटी वाला वारंटी और मेंटेनेंस बराबर सब दिया बच्चों। देन अमाउंट रिसीट जो सेंट्रल रेगुलेटर ने अलाउ किया है, और तुम्हारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक वाला एडवांस पैसा है कि नहीं, सब दिया बच्चों। 15 दिन वाला भी स्टोरी सब दिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। स्टेट द प्रोसीजर फॉर टू बी फॉलोड बाय कंपनीज फॉर एक्सेप्टेंस डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो अपन ने किया सेक्शन 73 में, पूरा स्टोरी फिर से। ओके, 5 years का कूलिंग पीरियड, चार्ज क्रिएट करेंगे अगर सिक्योर कर रहे हो तो, है ना। प्राइवेट कंपनी के एग्जामिनेशन वो सब जस्ट किया अपन ने आज। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यू कैन रीड टुडे ऑन इटसेल्फ, आज ही खत्म करो उसको। इसमें प्रोविजन अपॉइंटमेंट ट्रस्टी और डिपॉजिटर्स, ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स तुम्हारे डिस्क्वालिफिकेशंस, यस, रिटर्न कंसेंट, डीपीटी थ्रू तुम्हारा डिपॉजिट ट्रस्ट डीड 7 दिन पहले, कौन कौन नहीं चलेंगे, है ना। डन लिया। क्रेडिट रेटिंग विच एन एलिजिबल कंपनी मस्ट फॉलो, तो तुमको एलिजिबल कंपनी हमें देना पड़ेगा। इसके ऊपर डिपॉजिट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है ना, 2-2 मार्क के लिए, केस स्टडी वाला कि नंबर्स दिए रहेंगे और कैलकुलेट करो। तो क्रेडिट रेटिंग पहली बात एलिजिबल कंपनी क्या, तुमको वो देना पड़ेगा, और क्रेडिट रेटिंग में क्या क्या होगा तुमको वो भी देना पड़ेगा, है ना। डीपीटी 3 में तुम ये डिटेल्स डालोगे तुम्हारे क्रेडिट रेटिंग के। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस इन लाइट ऑफ डिपॉजिट प्रोविजंस। Sumit, one of the directors of Zart Private Limited, a startup company, requested his close friend Ritesh to lend the to company 30 lakhs in a single 30 lakhs in a single tranche by way of convertible note repayable within a period of 6 years from the date of its issue. It is a deposit or not a deposit? But it is not a deposit, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सब कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, हाँ या ना। क्या क्या? स्टार्टअप कंपनी, देन व्हाट बच्चों, मोर देन 25 lakhs, हाँ या ना, सिंगल ट्रांच, एंड रिपेबल बच्चों नॉट मोर देन 10 years ना, बराबर ना, क्लियर लियो। सेकंड वाला, Polestar Student Limited received a loan of 30 lakhs from Rachana, who is one of his directors. Advice, it is a deposit or not a deposit? Not a deposit बच्चों अगेन, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा रचना को कि मैं ये पैसा मेरा ही है, मैंने कहीं से लोन नहीं उठाया, और ये डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा। यस, सॉरी, है ना। आगे बढ़े हम लोग। थर्ड क्या है? सिटी बेकर्स फेल टू रिपे डिपॉजिट 50 crore एंड इंटरेस्ट ड्यू even after extended time granted by the is the company or Swati its offers and default liable to any penalty, both are liable बच्चों। ये प्रॉब्लम है, सेक्शन 76A वो डालना पड़ेगा तुमको अभी जो किया अपन ने, हाँ है ना एवरीबॉडी।
आगे बढ़े हम लोग। तो 76 तुमको डालना पड़ेगा स्टोरी बच्चों। ओके। ऑफिसर एंड डिफॉल्ट एज वेल एज कंपनी दोनों लायबल है। श्रृंगार रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 50 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ओके। फॉर टेनर विच इज लेस देन 6 मंथ्स। इज इट अ पॉसिबिलिटी अलाउड है प्रोवाइडेड। हाँ वो भी आएगा तुम्हारा अमन, करेक्ट। 18% तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना। बट उन्होंने खास पूछा कि वो लोग जिम्मेदार है या नहीं, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये तो पेनल्टी की बात कर रहा हूँ, पेनल्टी। वो तो इंटरेस्ट लगने ही लगने वाला है ना। अलग से पेनल्टी क्या पे करेंगे। हम्म। क्लियर कर पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में पेनल्टी पूछा है, नॉट द ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 4 बच्चों। पॉइंट नंबर 4 लेस देन 6 मंथ चलता है क्या? यस। इन एक्सेप्शनल केसेस 3 to 6 मंथ्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो। और जो अमाउंट रहेगा कितना चाहिए? लेस देन 10% ऑफ पेड अप प्लस एफ आर प्लस SPA, हाँ या ना? तो 4 चलता है। हाँ या ना? 3 to 6 मंथ्स। डन। ऑब्वियसली एक बार तुमको आंसर तो पढ़ना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। इज्जत में आराम से जब पढ़ोगे तब, उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। इज इट इन ऑर्डर फॉर डायमंड हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू एक्सेप्ट एन एनी डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम टाइम? कंप्लीटली अलाउड। डायमंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बच्चों के ऊपर ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं होता। याद आया कि नहीं याद आया? समझे कि नहीं बच्चों? तो उनके लिए भाई उनका मेजर काम वही है, तो क्या उसको इश्यू ही नहीं है। सो दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनीथिंग एल्स, है ना। डन एवरीबॉडी। हम्म। आगे। एबीसी लिमिट हैविंग नेटवर्थ ऑफ 120 करोड़, 100 करोड़ के ऊपर है। और बोल दिया ना। पब्लिक कंपनी और वो और था। तो यस इट इज एलिजिबल कंपनी। वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ओके। चेक करो। एन एलिजिबल कंपनी विच इज एक्सेप्ट डिपॉजिट विद इन द लिमिट्स ऑफ 181C। तो बच्चों बस OR से चल जाएगा उनका काम। पर अगर लिमिट से ज्यादा, मतलब 181C में लिमिट्स आते बच्चों, और वो लिमिट से ज्यादा अगर तुम उसके अमाउंट से भी ज्यादा अगर तुम ले रहे हो डिपॉजिट, तो उसके लिए चाहिए तुमको SR। चेक करो मेंबर्स। हाँ और एक चीज हम लोग को चेक किया बच्चों, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप प्लस FR प्लस SP। ये देखा क्या हम लोगों ने बच्चों, मुझको बताओ। वो कॉलम याद आ रहा है रूल नंबर 3 में, रूल 3 सब रूल 3 में। एलिजिबल कंपनी बच्चों मेंबर से कितना ले सकते हैं? 10% और नॉन मेंबर से 25%। तो वो भी तुम्हारा क्राइटेरिया यहाँ पे आ गया, है ना। हम्म। डिफाइन द टर्म डिपॉजिट, एनी मनी रिसीव्ड whether as a लोन और डिपॉजिट, है ना। डिपॉजिट है या नहीं है? 5 lakhs raised by ऋषि कंफेक्ट लिमिटेड थ्रू इशू ऑफ NCD। NCD, हाँ। नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब अनसिक्योर्ड NCD एंड लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बच्चों इज नॉट अ डिपॉजिट। चेक करो हैव यू रिटन दिस और नो। स्टार मार्क करो बच्चों इसको, प्लीज स्टार मार्क करो। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन एवरीबॉडी?
बताओ, शुड वी चेक इन आवर नोट्स? आई हैव गिवन इन राइटिंग ऑल्सो, तुम्हारे नोट्स में रहेगा, वॉट एवर नोट्स यू आर फॉलोइंग। लिस्टेड अनसिक्योर्ड एनसीडी इज नॉट डिपॉजिट, याद आया कि नहीं? लिखा था मैंने टेक्स्ट बुक में, दिख रहा है सभी को? लिस्टेड अनसिक्योर्ड एनसीडी इज नॉट अ डिपॉजिट। अब वो रूल वूल याद रहना मतलब दूर की बात है। विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट। ठीक है। 2 lakhs received by Raja Yan Limited from its employee T, who draws annual salary of 1.5 lakh as a non-interest bearing security deposit under the contract of employment. This is a deposit, है ना? क्यों? क्योंकि उसका एनुअल सैलरी से ज्यादा का अमाउंट है, इसलिए बच्चों डिपॉजिट है। अप टू एनुअल सैलरी रहा बच्चों तो इट इज नॉट अ डिपॉजिट। यस और नो? तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़े हम लोग। He likes received by private company from one of the relatives of the director. The said relatives furnished a declaration that amount was received by him from his mother as a gift. उसने लोन लिया है क्या पर? अच्छा क्वेश्चन डाले बच्चों ने। उसे लोन कहीं से नहीं लिया ना, उसको बस डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फिर से। किधर गया हो? अच्छे क्वेश्चन है। हैड यू चेक्ड और नो? आई डोंट नो इन द स्टडी मटेरियल। ओके एवरीबॉडी, क्लियर लिया? हम्म सो नॉट अ डिपॉजिट। लास्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? तुमको दिख रहा है कि वेटेज कहाँ पे ज्यादा है, कि वो डिपॉजिट है या नहीं है, यहाँ पे ज्यादा फोकस करो। बाकी सब भी जो किया मैंने सब इंपॉर्टेंट ही है। मे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख इफ एग्रीगेट ऑफ पेड प्लस प्लस एसपी इज 50 लाख। नहीं, उससे ज्यादा ले सकते हैं, पर उसके और कुछ कंडीशंस है। इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी और इज नॉट एसोसिएट और सब्सिडियरी कंपनी। इज बोरिंग्स आर लेस देन ट्वाइस ऑफ लोअर ऑफ पेड अप कैपिटल 50 लाख, तो 100% से भी ज्यादा अमाउंट ले सकते हैं। अब पता नहीं क्या स्टोरी दिखा रखा है। मे एक्सेप्ट। यार उन्हें दिया नहीं बच्चों स्टोरी वो। हम्म नॉर्मली 35%, ठीक है। प्राइवेट कंपनी बच्चों 100%, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने बस दिया अपने को और स्टोरी। ठीक है, फॉलो बच्चों आईसीआई का आंसर, ठीक है। हम्म ट्रू। गवर्नमेंट कंपनी is eligible to accept deposit under 76, cannot accept deposit from public exceeding 25%, allowed है बिकॉज बच्चों इनको इंटरनल लिमिट ऑफ 10 और 25 नहीं है। तो उन्होंने बोला कि क्वेश्चन में क्या था, कैन नॉट 20 मोर देन 25%, दैट इज रॉन्ग, इज फॉल्स। ओके एवरीबॉडी, उनको बस एक ही लिमिट दे रही थी 35% का। डन लिया? हाँ तो एलिजिबल कंपनी पब्लिक ही है, हाँ वो ही खुद हाँ पब्लिक है, उनसे क्या लेंगे वो लोग। डन लिया एवरीबॉडी? प्लीज एक बार चैप्टर को क्वेश्चन आंसर जो है एक बार ठीक से अच्छे से पढ़ो, है ना। इसके ऊपर बच्चों एमसीक्यू पे आने का अच्छा चांस है, प्रैक्टिकल हाथ के मार्क्स है, इसमें कैलकुलेशन बहुत सारे इन्वॉल्व है वैसे, है ना बच्चों। राइट लिया? चलो, तो तुम्हारा डिपॉजिट्स का चैप्टर भी वैसे हो चुका है अभी, है ना।
वीडियो को पक्के से लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स इफ यू वांट टू सी दिस वीडियोस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प हो रहा है तो पक्के से मोटिवेट भी करो मुझको बाय योर लाइक्स, सब्सक्रिप्शन एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।